फ्रेंड्स, वेलकम टू भारद्वाज सिविल सर्विसेज। भारद्वाज सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और ये इकोनॉमी का हमारा थर्ड लेक्चर है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने 2 लेक्चर देखा है। उस 2 लेक्चर में इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन हमने देखा था। इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि कभी कभी ना अपने को छोटी छोटी बातें पता नहीं होती हैं और अपन उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं। लाइक आपसे कभी कोई पूछता है कि ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। आपसे कभी ये पूछ देता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है। ठीक है, या आपसे अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी पूछ दे, डेवलपिंग इकोनॉमी पूछ दे, डेवलप्ड इकोनॉमी पूछ दे। और उसके बाद कुछ ज़रूरी ये भी हो जाते हैं कि जैसे आप कोई भी अर्थव्यवस्था पढ़ते हो, जैसे लाइक इंडिया की अगर अर्थव्यवस्था पढ़ते हो आप, जैसे इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो, तो इसमें हो क्या जाता है कि इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले आपके इंडियन इकोनॉमी का नेचर जानना जरूरी होता है कि इंडियन इकोनॉमी का नेचर कैसा है, इंडियन इकोनॉमी है कैसी। सबसे पहले तो अपने देखा था कि ओपन इकोनॉमी है यहाँ। ठीक है, उसके बाद अपने देखा था कि यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी यहाँ रन करती है और इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमी वाला कंट्री है। ठीक है, हमने देखा था। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखा था। उस इंपॉर्टेंट में मैं आपको बताता हूँ, लाइक हमने देखा था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप लोग को लगता है भले ही कम। ठीक है, उसको एक बार आप लोग जाकर देखिए क्योंकि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह आपको पता होगा, कुछ बेसिक चीज़ें पता होंगी तो इकोनॉमी का जो आने वाला लेक्चर होगा ना वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि बार बार इसमें फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वगैरह का यूज आएगा। और यही नहीं, इकोनॉमी में बहुत आगे भी क्या होगा कि पीछे के चैप्टर से आपके टर्म जो हैं वो आते रहेंगे। ठीक है, और आपको वहाँ पे लगेगा कि यार ये कौन सा टर्म आ गया नया सा। तो देखो, मुझे तो नहीं पता है कि आप कौन हो, कहाँ से हो, आप देख रहे हो, आप कौन सा लेक्चर आपने देखा है। ठीक है, तो पेशेंस ना रहनी चाहिए। कभी भी रेगुलरिटी जो है ना किसी भी चीज़ में, आप जितने रेगुलर रहोगे बहुत फ़ायदा होगा। लाइक आपको बताता हूँ, अगर आप एक दिन में 10 घंटे पढ़ते हो और कल होकर आपने 2 घंटे पढ़ा तो उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। आपको लगता है ऐसा, लेकिन उसकी पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। सबसे फर्स्ट क्या होता है, मैं बार बार आप लोगों को कहता हूँ, कभी भी याद रखिएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम छोटा बड़ा नहीं होता। आप देखते हैं कि चाहे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो या ग्रुप ए का एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप उसमें देखेंगे कि कभी भी ना कोई भी एग्ज़ाम ना छोटा नहीं होता। उसका लेवल जो है ना उसके हिसाब से मतलब ठीक रहता है। अब मान लो आप ग्रुप डी की प्रिपरेशन करते हो तो आपके लिए तो वो बहुत टफ है। अब ऑब्वियसली होना चाहिए। ठीक है, तो आप ना किसी भी चीज़ में रेगुलर रहो। ठीक है, चाहे IAS हो या ग्रुप डी हो। ठीक है, हर एक चीज़ में एक ही फंडा लगता है कि आप कितने रेगुलर हो, आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हो, मैटर यही करता है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूँ कि आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन अगर आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, चाहे कितने भी बढ़िया पढ़ लो, आप किसी भी टीचर से पढ़ लो। मैं तो आपको ये कहता हूँ कि आप, मैं जो पढ़ाता हूँ वो लेक्चर आप देखते हैं, आप एक बार ना कोई भी और टीचर है आप उनका लेक्चर देखो। आप देखो कि हाँ कैसे, मतलब आप ये देखेंगे कि अभी जो अपन नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं ना, इस लेक्चर को लोगों ने आधा आधा घंटा में नेशनल इनकम ख़त्म कर दिया। जबकि मुझे लगता है कि अगर नेशनल इनकम को अगर थोड़े बढ़िया तरीके से देखा जाए कि जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मेंस में UPSC या प्रीलिम्स में देख लेते हो आप, बार बार क्वेश्चन आते हैं, या आप UP PCS देखते हो या PCS अदर एग्जाम जब देखते हो तो उसमें आपको मेंस और प्रीलिम्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप वहाँ पे देखते हो ना 25 मिनट में ख़त्म, 30 मिनट में ख़त्म। तो आप लोग जाते हो वहाँ पे क्योंकि आपने पढ़ से तो पढ़ा नहीं है, आपके पास तो टाइम बचते नहीं एग्जाम टाइम में। तो आप क्या करते हो कि आप जाते हो वहाँ पे और सर्च किया कि हाँ मैराथन कोर्स, ये कोर्स, वो कोर्स आपने देखा और वहाँ पे आपने कर लिया। देखो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपको फैक्चुअल बातें बता दी जाती। और आज के डेट में अगर एग्जाम सिर्फ फैक्चुअल बातों से निकल जाती ना, तो आप भी जानते हैं कि इंडिया में हर एक घर में तो ना कहूँ लेकिन हर एक सोसाइटी में एक IAS ऑफिसर तो जरूर होता है। ठीक है, तो देखो एग्ज़ाम इतनी ईजी नहीं है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। ठीक है, एग्ज़ाम को लेकर आपको सीरियस होना पड़ेगा। देखो, आप एक चीज़ हमेशा याद रखो कि पढ़ाई अगर आप करते हो, आप अपना एक मोटो सेट करो कि 5 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे पढ़ने। कभी भी ज़रूरी नहीं होता कि आप 15 घंटे पढ़ो, 20 घंटे पढ़ो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन उसको ना आप बांट लो कि कैसे कैसे पढ़ना है। उस 6 घंटे में आपको क्या क्या करना है उस हिसाब से करो। आप ये सोचो कि आप अपने काम के लिए आप सीरियस नहीं हो तो आप दूसरे के काम के लिए कैसे सीरियस हो सकते हो। लाइक अगर मान लो आप सिविल सर्वेंट बन जाते हैं या कोई भी ऑफिसर बन जाते हैं तो वहाँ पे जब जॉब आप करेंगे
तो वहाँ पे अगर आप सीरियस नहीं रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि आप वहाँ पे जॉब कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, अगर आप में काबिलियत है तभी आप टिक पाएंगे वहाँ। क्योंकि आप अगर IAS ऑफिसर बनते तो आपकी मुलाकात भी वैसे वैसे लोगों से ही होगी, ठीक है। वहाँ पे भी आपसे कॉमन लोग नहीं मिलेंगे, वहाँ पे भी आपको बड़े बड़े लोगों को डील करनी होगी। अगर आप में काबिलियत नहीं होगी तो आप कितने दिन टिकोगे? आज आज के डेट में जो आप देखते हो कि बहुत सारे ऑफिसर, कोई सुसाइड कर लिए, कोई कुछ होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो प्रेशर झेल नहीं पाते, ठीक है। तो थोड़ा सा खुद को शांत रखो, ये मत घबराओ कि नहीं होगा। कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर टफ नहीं होता है, बस प्रॉब्लम ये होती है कि आप उसको लेते किस हिसाब से हो, ठीक है। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का करते जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो आप उसके बाद देखो कि क्यों नहीं होगा सॉल्व, ठीक है। अब हर एक चीज़ एक जगह तो मिल जाए ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं। चाहे आप कितना भी मोटा बुक पढ़ लो, एक सब्जेक्ट अगर कोई कह दे कि हाँ उसमें से ही सब कुछ आएंगे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कुछ थोड़ी सी पोटेंशियल आपको खुद भी लगानी पड़ेगी। आपको बताता हूँ, जैसे अगर अपन कोई चैप्टर पढ़ते हैं तो आप उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे। जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप करोगे तो उससे क्या होगा? उससे ये पता चलेगा कि आपने उस सब्जेक्ट के प्रति अपना जो है ना कितना टाइम दिया है, ठीक है। अब आप ऐसे तो लग जाता है कि हाँ ठीक है यार मेरा तो हो गया, अपन तो कर लेंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता। ये ना रियल लाइफ में, ये मूवी नहीं है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। आपको लगता है ना कि एग्जाम में कर लेंगे, नहीं होता। आता हुआ क्वेश्चन भी लोग गलत करके आते हैं, ठीक है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, मैंने भी आता हुआ क्वेश्चन गलत किया है। तो होता क्या है कि ये प्रैक्टिस की कमी होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, जब आपने एक हद तक प्रैक्टिस कर लिया ना, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ अपन डिस्कस करेंगे तो टॉपिक लंबा हो जाएगा और अपने को पढ़ना भी बहुत ज़्यादा है। और नेशनल इनकम मैं आपको बता दूं कि 2 लेक्चर इसके बनेंगे, ठीक है। जो भी 40-45 मिनट का एक होगा, तो 2 लेक्चर इसके बनेंगे, क्योंकि नेशनल इनकम पढ़ना अपने को ज़्यादा है, ठीक है। अब 25-30 मिनट में ख़त्म करके, क्योंकि अपने को ना नेम लेना ना फेम लेना है, जो बात फैक्ट है। आपने भी देखा होगा कि मैंने आपको कभी भी ऐसा नहीं कहा कि हाँ आप लाइक कर दो या सब्सक्राइब कर दो, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा बिल्कुल। हाँ, मैं आपसे ये कहा होगा कि आप ना इस वीडियो को शेयर करो। क्यों? क्योंकि जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनको भी मिले। अगर मैं मेहनत करता हूँ तो ये बातें ना हर जगह पहुँचे, ठीक है। क्योंकि अब आप भी जानते हो कि ना ही मैं आपसे 1 रुपया ले रहा हूँ और ना ही इन फ्यूचर लूँगा। कभी भी अगर आपसे 1 रुपये का भी डिमांड करूँ तो आप कहना कि हाँ मेरे से इस टीचर ने कभी या इस बंदे ने कभी भी ऐसे 1 रुपये का भी डिमांड करा था। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अपन एबल हैं अपने लाइफ में स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अपन बस ये इसलिए कर रहे हैं कि ठीक है मेरे अंदर कुछ है तो मैं उसको सोसाइटी को देना चाहता हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप लो, अगर आपको सही लगे तो आप लो, नहीं लगे इग्नोर करो, ठीक है। आप उसके बाद लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसको अपना टाइम दें। 1 सेकंड ही क्या, एक बार आप उसको क्या करें कि आप उसको कमेंट में अगर आपको अच्छा लगा तो आप बताएं कि हाँ ठीक है आपको अच्छा लगा, ताकि मैं मोटिवेट होऊंगा कि आगे भी आपको पढ़ाऊँ। अगर आप लोग रिस्पॉन्स ही नहीं करोगे तो मेरे को क्या, अब मेरे को ही लगेगा कि यार नहीं ठीक नहीं पढ़ा रहा हूँगा, इसलिए लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा देखिए, ठीक है। तो चलिए अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। 9 मिनट तो ऐसे निकल गया अपना, कोई नहीं। मैं आपको लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलता था, इसलिए ले लिया हूँ 9 मिनट, ठीक है। चलिए ये आप लोग के लिए बातें थी और अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब नेशनल इनकम देखते हैं, ठीक है। तो आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, सबसे पहले इसके सारे डायमेंशन को देखते हैं कि हम इसमें पढ़ने वाले क्या क्या हैं। तो आपको मैं बताता हूँ, इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम क्या है। सबसे पहले तो अपन नेशनल इनकम देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका इतिहास कि नेशनल इनकम आज हम जो सुन रहे हैं इसका मतलब उद्भव कैसे हुआ, ये वर्ड आई प्रचलन में कैसे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे कुछ शब्दावली, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे विभिन्न अवधारणाएं। शब्दावली में अपन देख लेंगे जैसे कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होती है, ठीक है। अपन ये चीज़ अपन देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे विभिन्न अवधारणा में देखेंगे जैसे जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनडीपी, एनएनपी वगैरह हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद होगी गणना की विधियाँ। नेशनल इनकम निकालने के जो तरीके हैं उनकी अलग अलग मतलब जो विधि हैं, जैसे लाइक प्रोडक्शन मेथड,
हो गया, ठीक है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, तो इनको अपन देखेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद गणना में परिवर्तन देखेंगे, ठीक है। गणना में परिवर्तन क्या होता है, जैसे कि नेशनल इनकम जो आज हम निकालते हैं जैसे, ठीक है, तो उस नेशनल इनकम निकालने के तरीके में कुछ चेंज हुआ है क्या, कुछ नया अपडेट हुआ है क्या, तो वो अपन इसमें देख लेंगे, ठीक है। लाइक जिसको आप करेंट अफेयर्स बोलते हो, उसमें कुछ बदलाव हुआ तो अपन देख लेंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद अपन देखेंगे आर्थिक समस्याएं एवं उपाय। कुछ इकोनॉमी की कुछ समस्याएं आ जाती हैं, लाइक स्लो डाउन वगैरह, कुछ वर्ड आप देखते होंगे कि स्लो डाउन देखने को मिल गया, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल गया इकोनॉमी में, ठीक है। आप देखते हो कि इकोनॉमी में आप सुनते हो कभी कभी डिप्रेशन की स्थिति हो गई, तो ये सब क्या होती हैं वो अपन यहाँ पे तो थोड़े से देख लेंगे एक दो, लेकिन आगे अपन इसको पूरे तरीके से देखेंगे ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए, क्वेश्चन अपन टैकल कर लें, ठीक है। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय आय को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, यानी नेशनल इनकम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, ठीक है, तो आप इंडिया के सापेक्ष में भी रख के देख सकते हैं उसको, ठीक है। और अपन इंडिया के सापेक्ष में ही पढ़ रहे हैं तो इंडिया को ही देखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अपन आर्थिक समृद्धि एवं आर्थिक विकास में अंतर। आर्थिक समृद्धि क्या होती है और आर्थिक विकास क्या होता है, इसके बारे में अपन देखेंगे, ठीक है। तो अपनी तो इतनी सारी होगी टॉपिक, ठीक है जी। आपको बताता हूँ जो 25-30 मिनट में टीचर खत्म करते हैं वो क्या पढ़ाते हैं, सो बताता हूँ। सबसे पहले नेशनल इनकम क्या है पढ़ा देंगे आपको, इतिहास क्या है उसका पढ़ा देंगे, और उसके बाद ना ये आपको पढ़ा देंगे विभिन्न अवधारणा जैसे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, बस ये 4 पढ़ा देंगे, 25 मिनट में खत्म। उतना तो मैं यार 10 मिनट में ख़त्म कर दूँ, ठीक है। तो इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपने पूरा पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार किसी चैप्टर को पढ़ो इस हिसाब से पढ़ो कि आप पढ़ ली हो ऐसा फील है, ऐसा नहीं कि हाँ आप यहाँ पे मतलब आपको लगा कि हाँ ठीक है अपन ने ये चैप्टर पढ़ लिया और आगे का किसी ने कुछ पूछ दिया तो मुँह आ कर दिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अपन आगे देखते हैं, और अपना साथ थोड़ा लंबा रहेगा तो इसलिए मिलजुल के रहना है ना। चलिए ये अपन देख लिया, तो अपने को क्या क्या पढ़ना है नेशनल इनकम में अपन लोग देख लिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। सबसे पहली बात, नेशनल इनकम, जब राष्ट्र की आय की बात करते हैं, पूरे देश की आय की बात करते हैं, उससे पहले अपन क्या करते हैं, पहले अपने जेब को देख लेते हैं, ठीक है। अपने जेब को देख लेना कहने का मतलब है कि पहले देश की बात करने से पहले अपने फैमिली को देख लेते हैं ना अपन, ठीक। देखिए पहले क्या होता है, अब जैसे नेशनल इनकम है उससे पहले कुछ वर्ड देखिए क्या है। पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल इनकम यानी यानी उसको हिंदी में क्या तो व्यक्तिगत है। देखो मेरे को हिंदी थोड़ी मतलब मैं ये कह दूं कि हिंदी में मैं थोड़ा कंफर्ट फील नहीं अच्छा से करता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। और इसके बाद जैसे ये लेक्चर हो जाएगा हिंदी वाला, तो उसके बाद इंग्लिश में ही मैं फिर से इन सब्जेक्ट को इंग्लिश में पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो उसमें जो भी नोट्स होंगे वो इंग्लिश में ही होंगे, तो जो इंग्लिश वाले हैं तो वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि मुझे अकेले ही सब सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा उनके लिए। चलिए तो अपन देखते हैं पर्सनल इनकम क्या होता है। पर्सनल इनकम आपको बताता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ, आप बस चुपचाप, आपको ना लिखना है ना कुछ भी, ठीक है। आप ये जो देख रहे हो ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नीचे पीडीएफ में मिल जाएंगे, अगर आपको नीचे पीडीएफ मिल जाता है तो पीडीएफ से आप डाउनलोड कर लो, ठीक है। आप इसको पढ़ लेना। अभी सिर्फ मेरी बात सुनो, नेशनल इनकम क्या होता है, मैं आपको नेशनल इनकम पूरा टॉपिक बताऊँगा और ऐसे बताऊँगा कि आप कभी भूलेंगे ही नहीं, ठीक है। भूल भी जाए तो दोबारा देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं अपन पर्सनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम से पहले पर्सनल इनकम कि अपना इनकम क्या है। देखो पर्सनल इनकम क्या होता है, मान लो आपके फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकते हैं, एग्जाम्पल अपन लेते हैं, आपके फैमिली में 5 लोग हैं, ठीक है। 5 लोग में से हो सकता है कि आपके पापा काम कर रहे हो, या आपका एक कोई एल्डर ब्रदर हो जो काम कर रहा हो, ठीक है। तो वो दोनों जब काम कर रहे हैं तो उन दोनों की इनकम मिला लिए अपन, तो मान लो अपने को लगता है कि 5 लोग में से 2 लोग जो फैमिली के काम कर रहे हैं वो 2 लोग मिला के 1 लाख रुपये का काम कर ले रहे हैं, ठीक है। तो जो 1 लाख रुपये का जो काम कर रहे हैं, तो 1 लाख रुपया क्या होगा पता है, वो आपका पर्सनल इनकम होगा। आपका पर्सनल इनकम कहने का मतलब जब इंडियन इकोनॉमी में बात की जाती है, इकोनॉमी के क्षेत्र में जब बात की जाती है, तो पर्सनल इनकम का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पापा का पैसा अलग है, भैया का पैसा अलग, ऐसा नहीं होता। एक फैमिली का कुल आय जो है ना उसको लेकर अपन कलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पर्सनल इनकम का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपके फैमिली का टोटल इनकम कितना है, तो ये हो गया पर्सनल इनकम। देख लीजिए व्यक्तिगत आय क्या है, किसी फैमिली की कुल आय, ठीक है। मान लो सैलरी 2 आदमी मिला के 1 लाख रुपया है,
तो टोटल आय आपकी फैमिली की 1 लाख रुपया ही होगी, चाहे आप 5 मेंबर हैं या 6 मेंबर हैं, ठीक है। उसके बाद तो आप ये समझ गए पर्सनल इनकम क्या है। पर्सनल इनकम ये मत समझना कि हाँ अपने पॉकेट का इनकम अलग, भैया के पॉकेट का इनकम अलग, पापा का अलग काउंट होगा, नहीं, एक फैमिली को लेकर ही अपन मापते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप देखिए डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, इसको आप हिंदी में कहें तो व्यय योग्य आय कह सकते हैं इसको, व्यय योग्य आय, ठीक है, यानी खर्च योग्य आय। ये होता क्या है सो बताता हूँ। जैसे मान लो आपके फैमिली में, अभी आपको मैंने एग्जांपल दिया कि 1 लाख रुपये भैया और पापा तो कमा लिए, ठीक है। अब पापा 1 लाख रुपये कमा रहे हैं तो उनको टैक्स भी देना है। मान लो एग्जाम्पल ही सब ले रहे हैं सिर्फ, मान लो 1 लाख में से 10,000 रुपये उनका टैक्स में चला गया, ठीक है, वो तो देना जरूरी है, 10,000 टैक्स में चला गया। और उसके बाद वो काम वाम कर रहे हैं कहीं, तो किसी चीज़ का सर्विस या सेवा ले रहे हैं तो उसका पैसा मान लीजिए उनका कट गया, या पीएफ वगैरह उनका कट गया, ठीक है। तो 10,000 मान लेते हैं वो भी, कि 10,000 पीएफ भी उनका कट गया, दोनों मिला के 5,000 ही मान लो, तो 10% मान लो पीएफ कट गया इनका, तो टोटल कितने हो गए 10,000 तो टैक्स कट गया, 10,000 तो पीएफ कट गया, तो बचे कितने 80,000। तो व्यय योग्य जो आय होंगे, यानी खर्च योग्य जो आपके पास आय होंगे, टोटल 80,000 रुपया ही होंगे, याद रखना। क्योंकि खर्च योग्य आय तो आपके पास हो गया ना, क्योंकि टैक्स तो आपको देने ही देने हैं, वो तो आपको देना ही पड़ेगा। तो व्यय योग्य आय आपके पास कितने बच गए, आपके पास टोटल 80,000 रुपये बच गए, जिसका आप या तो शर्ट खरीद लो या आप एरोप्लेन खरीद लो, ठीक है। वो आपके कैपेबिलिटी पे और आपके क्षमता पे और आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया पर्सनल इनकम क्या है, और आपने समझ लिया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का मतलब ये होता है कि जिसमें से जो ज़रूरत है, जो कट जानी है, जैसे कि मान लो इनकम तो इतना हुआ, उसमें से टैक्स इतना जाना है, इनकम टैक्स इतना जाना ही जाना है, तो उसको आप हटा देंगे, क्योंकि वो खर्च योग्य आय थोड़ी हो, तो सिर्फ आपको देखने के लिए मिला कि हाँ ठीक है आपका इनकम इतना है। खर्च योग्य आय होता है जिसमें से आपके पीएफ और उसको अपन अभी मान लो साइड कर दे, पीएफ तो बाद में मिल जाता है, लेकिन अभी के मतलब एग्जांपल में देखें तो ऐसे कि 20,000 कट गए तो आपके पास बचे 80,000 रुपये, तो 80,000 रुपये आपके खर्च योग्य आए हैं, जो आप उसको जैसे मन वैसे खर्च करो या सेविंग करो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं अपन नेशनल इनकम क्या है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ, देखो अपन एग्जाम्पल लेने से पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि होता क्या है। मान लो नेशनल, जब पूरे फैमिली की बात अपन कर लिया, फैमिली का इनकम तो अपन ने देख लिया, अब नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम भी वही होता है, इसमें पूरे देश के आय की बात की जाती है, इसमें पूरे देश के आय की बात की जाती है। अब देश का आय कैसा और किस प्रकार का, सो अपन आगे देखते हैं। देखो कैसा, किसी देश की अर्थव्यवस्था में, किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष, याद रखिएगा इस टॉपिक को, एक वित्त वर्ष, ठीक है, के अंदर उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं, अब दो वर्ड मिल गए यहाँ पे, इतना तो समझ गए ना, एक वित्त वर्ष और उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाओं से अर्जित कारक आय का योग, कारक आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। अब आपको इसमें 3 वर्ड मिल गए, एक वित्त वर्ष, उत्पादित सभी वस्तुएं और सेवाएं, और कारक आय क्या होता है, ठीक है। तो आपको बताता हूँ मैं क्या होता है। देखिए वित्त वर्ष जब इकोनॉमी में बात होती है तो एक फाइनेंशियल ईयर होता है इंडिया में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, उसको हम लोग वित्त वर्ष कहते हैं। तो वित्त वर्ष आप समझ गए कि ये वित्त वर्ष क्या है, ठीक है। इसमें भी 1 साल की बात है, लेकिन अपन जैसे न्यू ईयर मनाते हैं ना कि 1 जनवरी को, तो ऐसा नहीं होता। फाइनेंशियल ईयर हम लोग का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, ठीक है। अब इसमें आती है उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं से अर्जित आय। तो उत्पादित सभी वस्तु और सेवा क्या, मतलब वस्तु और सेवा यानी प्रोडक्शन जिसका इंडिया में हो रहा हो। अब वस्तु में क्या आ जाएंगे, वस्तु में चाहे एक पेन ले लो, या आप एक सुई ले लो, या आप कोई भी एक, मान लो एक मोबाइल ले लो, कुछ भी ले लो, लैपटॉप ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो उत्पादित वस्तु जो इंडिया में उत्पादित हो रही हो, ठीक है। उसके बाद सेवाएं, सेवाएं में क्या होती है, सेवा में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। लाइक आपको मैं बताऊँ, जैसे ट्रेन, जैसे होटल्स, जैसे मान लो आप कुछ भी, मान लो आपको कोई पार्क बना दिया, या टूरिस्ट प्लेस कोई किसी ने डेवलप कर दिया, किसी कंपनी ने टूरिस्ट प्लेस डेवलप कर दिया, उसके एवज में आपसे कुछ पैसे ले रहा है, तो वो आपको सर्विस दे रहा है, तो सर्विस भी उस प्रकार की, ठीक है। तो वस्तु और सेवा से अर्जित कारक आय, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको बताता हूँ कारक आय क्या होता है। देखो कारक आय क्या होता है, और ये कारक आय को अगर इंग्लिश में देखें तो इसको कहते हैं फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और आपको पहले मैंने पढ़ाया है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो स्टार्टिंग में जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया।
फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में होता क्या है, जैसे उसको हिंदी में आप देखें तो उसको क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ यानी उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक यानी ये बेस हैं जो उत्पादन के लिए चाहिए। ठीक है, तो ये कारक आय की बात कर रहा है कि उसी के आय की बात कर रहा है। कारक आय की बात हो तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन याद रखना। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में मैंने कितने बताए थे, कितने फैक्टर होते हैं प्रोडक्शन के, 4 फैक्टर होते हैं जो बेस फैक्टर हैं, जो जरूरी हैं किसी भी प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, तो उसमें प्रोडक्शन में कौन कौन थे, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योरशिप, 4 थे ना। उनके एवज में उनको पैसे भी मिल रहे थे, लाइक लैंड वाले को रेंट मिल रहा था, ठीक है, कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिल रहा था, ठीक है, सॉरी लैंड वाले को तो रेंट मिल रहा था, रेंट, उसके बाद लेबर को क्या वेजेस मिल रही थी, ठीक है, उसके बाद आप देख लो कैपिटल वाले को इंटरेस्ट मिल रहा था, जहाँ से आप पैसे लोगे तो उसको इंटरेस्ट दोगे, लाइक बैंक्स या कहीं से आप मार्केट से पैसे उठाओ, ठीक है। इंटरप्रेन्योर जो पैसे या जोखिम उठाता है उसको आप वो अपना पर्सनल लाभ भी लेता है, तो इन चारों की प्रॉफिट हो गई। तो इकोनॉमी में याद रखिएगा कि एक का फायदा दूसरे का देय होता है, यानी लाइबिलिटी होती है, एक का इनकम दूसरे की लाइबिलिटी होती है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यही बात कह रहा है। तो आप समझ गए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर इनकम क्या होगा, फैक्टर इनकम यही 4 होंगे। जैसे इनकम क्या हो गया, जैसे कि लैंड वाले को रेंट मिल गया तो रेंट उसका इनकम हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देख लो इसके यहाँ पे देख लो लेबर वाले को क्या, लेबर को क्या मिलेगा, वेजेस मिल गया, तो वेजेस क्या हो गया उसके लिए, इनकम हो गया ना लेबर के लिए, तो इनकम हो गया। तो ये जो है ना फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम कौन कौन है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। तो आप देखो कि कारक आय क्या होते हैं। कारक आय का मतलब ये होता है, कारक आय का मतलब याद रखिएगा ये होता है कि जो उत्पादन के कारक हैं उनकी आय, उत्पादन के कारक की आय ही कारक आय कहलाते हैं। तो उत्पादन के कारक कौन कौन से हैं, 4 कारक हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्रेन्योर, ठीक है। और यही 4 या यहाँ पे इनका जो इनकम है वही कारक आय है, ठीक है। वैसे आप आगे भी देखेंगे इसको, ठीक है। तो आप याद रखिएगा फैक्टर इनकम क्या होता है। फैक्टर इनकम ये होता है, फैक्टर इनकम में सबसे पहली बात याद रखिएगा, फैक्टर इनकम में कभी भी टैक्स की बातें नहीं की जाती। उसमें सिर्फ वही कॉस्ट जोड़ा, कॉस्ट क्या जोड़ा जाएगा, जैसे आप कहीं कंपनी स्टार्ट किए तो उसमें जैसे कि लैंड लेना पड़ा आपको तो उसका रेंट देना है आपको, ठीक है, तो रेंट तो देने पड़ेंगे। उसके बाद आपको कंपनी के लिए लेबर चाहिए तो लेबर को आप वेजेस देने पड़ेंगे या उसकी सैलरी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए कैपिटल, कैपिटल के लिए मतलब जैसे कि पैसे हो जाएं या टेक्नोलॉजी, तो उसके लिए चाहिए पैसे। पैसे तो आपके पास इतने हो नहीं सकते, मतलब हो सकते हैं लेकिन अब हर समय बिजनेसमैन के पास उतने पैसे तो होते नहीं, क्योंकि उनकी जितनी प्रॉपर्टी होती है कहीं ना कहीं किसी न किसी बिजनेस में उनके इन्वेस्ट होते हैं, तो उनको भी पैसे मार्केट से उठाने पड़ते हैं, जिसके कारण वो अपना या तो शेयर बेचते हैं या आप देखेंगे बैंक वगैरह से उधार लेते हैं, लाइक विजय माल्या देखे लेकर निकल लिया, तो सेम लाइक। तो आप ये देख लें, तो फैक्टर इनकम यही होते हैं, यही 4 फैक्टर इनकम है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्त वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं से अर्जित कारक आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाती है। समझ गए, इस फॉर्मूला को याद रखना, फॉर्मूला कह लो या इसका परिभाषा कह लो, जो भी है याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है कि इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय शामिल नहीं होगी। नेशनल इनकम में अब बताओ, आपके देश के इनकम, आपको कॉमन सेंस की बात है यार, कि आपके देश के इनकम में बताओ दूसरे का इनकम शामिल, यानी जो आदमी यहाँ पे बाहर से आके काम कर रहा है, यहाँ पे काम किया, पैसे कमाया और लेकर अपने देश में चला गया, तो उस देश की इनकम है ना, आपके देश की इनकम थोड़ी है। तो कॉमन सेंस की बात है कि इसमें विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय शामिल नहीं होगी। तो देश में जो फॉरेनर काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, या विदेश के लोग जो हमारे यहाँ काम कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हो, तो अपने देश में ले जाएंगे, है ना। अब मान लो अपना देश में वो पैसे भेज देता है तो हमारा इनकम कहाँ से हो गया, तो यही बात है ये, ठीक है। उसके बाद देखो भारतीयों द्वारा विदेश से प्राप्त जो आय है वो शामिल होगी। जैसे मान लो अब इंडिया के लोग बाहर कमा रहे हैं, जैसे विदेश के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, वैसे इंडियन भी तो फॉरेन में काम कर रहे हैं ना। तो मान लो इंडियन फॉरेन में काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे काम किया, वो वहाँ से अपना इनकम घर पे भेज दिए, तो वो क्या होगी, इंडिया की इनकम होगी। तो वही बात ये कह रहा है कि भारतीय जो विदेश में काम कर रहे हैं तो उनकी इनकम नेशनल इनकम में जुड़ेगी, लेकिन जो विदेशी हैं जो इंडिया में काम कर रहे हैं और अपने पैसे वहाँ भेज देते हैं तो उनकी इनकम नहीं जुड़ेगी। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि नेशनल इनकम में क्या ये कौन जुड़ता है और कौन नहीं जुड़ता है। अब देखिए, अब यहाँ पे लिखता है ओनली कारक आय शामिल होगा, यानी कारक आय यही ऊपर वाला जो मैंने आपको समझाया। अब देखो कारक आय ये है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यही बात है यहाँ पे सामने आके देखो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है,
जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और मशीन। अब इन लैंड, लेबर, कैपिटल, मशीन का जो है इनका प्रॉफिट जो है यही कारक आए हैं। ये तो फैक्टर हो गया, यानी कारक हो गया। कारक कितने हैं? 4 हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर। और आय कौन से हो गए? रेंट, इनके वेजेस, इसके इंटरेस्ट, इसके लिए प्रॉफिट। मान लो कोई पूंजी लगाएगा इंटरप्रेन्योर, तो उस पर प्रॉफिट तो लेगा ना। मान लो उसको प्रॉफिट ही नहीं हो तो क्यों इन्वेस्ट करेगा? पागल थोड़ी है। ठीक है, ये बात। अब उसके बाद आप देखिए, अगर आपने ये 4 टॉपिक अच्छे से नहीं समझा तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाओ और प्रीवियस लेक्चर में आप उसको समझ लो। ठीक है, उसके बाद आप देखो हस्तांतरित आय क्या होती है। आपको बताता हूँ हस्तांतरित आय क्या होती है। हस्तांतरित एक पक्षीय भुगतान होता है। एक पक्षीय भुगतान मीन्स जैसे वन साइडेड पेमेंट कहते हैं इसको। लाइक आपको बताता हूँ, जैसे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट आपको देती है तो वापस लेती है क्या? नहीं लेती ना। वहाँ पे एक पक्षीय भुगतान क्या हो गया? दो ही पक्षीय भुगतान का मतलब होता है कि अगर आपको गवर्नमेंट ने या किसी ने कुछ दिया और आपको फिर वो लौटाना पड़े तो द्विपक्षीय होगी। लेकिन एक पक्षीय यानी वन साइडेड कब होगा? वो तो डबल साइडेड होगी। एक वन साइडेड कब होगा? जब गवर्नमेंट ने आपको कुछ दिया, जैसे कि मान लो किसी को वृद्धा पेंशन मिल जाता है, किसी को विधवा पेंशन मिल जाता है, किसी को गांव में देखते हैं किसी कल्याण योजना के तहत किसी को 200 रुपया, किसी को कुछ या कुछ, मतलब चलती रहती है ना या राहत के पैसे। जैसे देखते हो कि बिहार वगैरह या यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों में जब देखते हो कि एग्रीकल्चर जब बर्बाद हो जाती है, आप या किसी भी स्टेट में, आप पश्चिम बंगाल का ही ले लो या किसी भी स्टेट में आप देखते हो जब एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाती है तो वहाँ की गवर्नमेंट वहाँ या तो सब्सिडी देती है या राहत बीमा देती है उनको। ठीक है, तो ये सब चीज़ वन साइडेड पेमेंट हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट जो देती है तो उसको गवर्नमेंट को फिर वापस नहीं करना पड़ता है। तो यही बात है, वन साइडेड पेमेंट या ट्रांसफरेबल इनकम शामिल इसमें नहीं होगा। तो याद रखना, इसमें ओनली फैक्टर इनकम शामिल होता है, ट्रांसफरेबल इनकम शामिल नहीं होता। ट्रांसफरेबल इनकम मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्रांसफर कर दिया या किसी बंदे ने आपको सिर्फ ट्रांसफर किया, वो लेगा नहीं। ठीक है, तो एक पक्षीय भुगतान यही होता है हर्ष हानि, आप याद रखना। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। अब आता है पर कैपिटल इनकम की बात। देखो पर कैपिटल इनकम क्या होता है सो बताता हूँ। देखो मान लो जो उस समय अपन फैमिली का एग्जांपल ले रहे थे, फैमिली में क्या, जो मैंने आपको बताया कि आपके फैमिली में 2 मेंबर पापा भैया काम कर रहे हैं और 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। ठीक है, और फैमिली में है 5 लोग, तो 5 लोग में से तो पर्सनल इनकम तो हो गया पूरे फैमिली का, उतना हो गया। लेकिन जब पर कैपिटल इनकम की बात आएगी तो अपन क्या करेंगे? अब पापा भैया को अपन यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, आप देख लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज डैट अब मान लो पापा कमा रहे हैं 50,000, ठीक है, भैया कमा रहे हैं 50,000, ठीक है, और 3 लोग जो हैं ना वो निकम्मे पड़े यहाँ। ठीक है, निकम्मे पड़े हैं यहाँ, यानी कोई काम के ना हम के 2 महीना अनाज के, ऐसा वाला सीन है। तो फ्री में बैठ के वो खा रहे हैं। लेकिन जब पर कैपिटल इनकम की बात करी तो इन दोनों का इनकम मिला के कितना हो गया? 1 लाख हो गया ना। अब पर कैपिटल पीसीआई की जब बात करेंगे, यानी पर कैपिटल इनकम की जब बात करेंगे तो क्या होगा? 1 लाख, यानी 1 लाख अपन कर देंगे, सॉरी एक जीरो और होगा यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, बाई क्या करेंगे? 5 आदमी है ना, 5 आदमी, यानी टोटल हो जाएगा 20,000। ठीक है, मान लो 20,000 टोटल हो जाता है। अब 20,000 यहाँ पे हो गया, यानी 20,000, यानी एक आदमी का पर कैपिटल इनकम हो गया यहाँ पे। तो जो नहीं कमाया उसका भी पर कैपिटल इनकम कितना हो गया? 20,000 रुपये हो गया। तो निकम्मे लोग तो खुश हो गए कि भैया चलो ठीक है, हमारा भी पर कैपिटल इनकम इंडिया में इतना जोड़ा जा रहा है, इकोनॉमी में इतना जोड़ा जा रहा है। तो पर कैपिटल इनकम यही होता है कि टोटल इनकम जो है, अब इकोनॉमी में अगर अपन बात कर ले तो इकोनॉमी में यही होता है कि जैसे कि टोटल नेशनल इनकम जितने हैं, नेशनल इनकम बाई टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, यानी देश की राष्ट्रीय आय बटा कुल जनसंख्या अगर आप कर दे तो पर कैपिटल इनकम निकल जाती है। वह अगर आप फैमिली के एग्जाम्पल से मैंने आपको इसीलिए समझाया। ठीक है, तो आप याद रखना इस बात को। तो इसमें भी यही लिख रहा है कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है। सॉरी, एक मिनट मैं लेटर लेता हूँ। ठीक है, एक्सक्यूज मी। ठीक है, तो इसमें भी यही बात है कि पर कैपिटल इनकम क्या होता है। तो इसमें देख लीजिए, पर कैपिटल इनकम प्रति व्यक्ति आय। सपोज एक फैमिली की इनकम 1 लाख है, फैमिली में टोटल 5 मेंबर है, लेकिन 2 लोग ही 50-50 हज़ार कमाते हैं, 2 लोग कमाते हैं, 3 लोग निकम्मे हैं। ठीक है, लेकिन जब हम पर कैपिटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम बटा टोटल मेंबर करते हैं, और वही 1 लाख बटा मान लो 5 अगर अपन एग्जाम्पल लेते हैं तो वही 20,000 जो हो जाती है। तो 20,000 पर कैपिटल इनकम हो गई। ठीक है, तो उसके बाद सेम जब हम इकोनॉमी में बात करते हैं तो पर कैपिटल इनकम बराबर क्या होता है? टोटल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन। तो टोटल इनकम मान लो 100 रुपया है और टोटल पॉपुलेशन 10 रुपया है, तो पर कैपिटल इनकम कितने हो जाएंगे? एक आदमी के 10 रुपये। ठीक है, और पर कैपिटल इनकम में इंडिया की क्या रैंक है वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो फैक्टर इनकम की बात आ गई जो मैंने आपको समझाया था। अब देखिए क्या है,
यह उत्पादन के कारकों के प्राप्त आय का योग है। उत्पादन के कारक कितने हैं? 4, जो देख लिया अपन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपने देखा था, ठीक है। तो उत्पादन के कारक के आय, तो उत्पादन के कारक 4 हैं, तो उनके आय क्या क्या थे? 4, वो भी देख लिया अपन। आय का योग है, अर्थात यह भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता को प्राप्त आय का योग है। राष्ट्रीय आय की गणना में केवल कारक आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण आय को नहीं। यही बात है। अब कारक आय मैंने आपको बता दी, तो कारक आय तो यही 4 वाले हैं, मतलब आप देख लो यही 4 हैं, ये जो 4 हैं यही कारक हैं। तो इनके जो इनकम होगी, इनके द्वारा जो इन पे जो किया गया खर्च होगा किसी का, और इसके द्वारा किसी को जो लाभ होगा, वही कारक आय हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्टर लायबिलिटी अब होता है कि जो उस पर पैसे देगा, और फैक्टर इनकम जिसका होगा, जिसको इसके एवज में पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया ट्रांसफरेबल इनकम, आपने देख लिया। ट्रांसफरेबल इनकम ये होता है वन साइडेड पेमेंट, लाइक छात्रवृत्ति, वृद्धा पेंशन योजना, जो गवर्नमेंट को दोबारा लौटाना नहीं पड़े, यह वन साइडेड ट्रांसफर होता है। यानी जैसे गवर्नमेंट कर रही है तो सिर्फ गवर्नमेंट करेगी, आप छात्रवृत्ति कभी वापस नहीं करते हो, ठीक है। तो यही हस्तांतरण है, एक पक्षीय भुगतान है। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम नहीं है। बेरोजगारी भत्ता, विधवा पेंशन या छात्रवृत्ति आदि यही है, ठीक है। आप देख लो, आप इसको पढ़ लेना, मैं आपको समझा रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ। देखो आप सिविल सर्विस एक्सपीरियंट हो ना, तो आपको ना अपनी जिम्मेदारी आपको समझनी पड़ेगी। कोई टीचर सब कुछ आपके लिए नहीं कर देगा यार। आप चाहे आप, मैं आपको बताता हूँ, मतलब 2 लाख रुपये आप किसी इंस्टीट्यूट में देते हो, या 1.5 लाख रुपये किसी इंस्टीट्यूट में देते हो यार, उस इंस्टीट्यूट से ना मैं भी गुजरा हूँ उस रास्ते से, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस रहा है ना कि 2 लाख 2.5 लाख रुपये उनके लिए देना सही होगा जिनको कोई गाइडेंस ना है। तो उनको एक अच्छी गाइडेंस मिल जाती है कोचिंग क्लासेस, थोड़ा सा आपका जो है ना रास्ता सरल हो जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कोई क्लास में अगर आप 10 लाख रुपये भी दे दो और वो आपका एग्जाम निकलवा दे, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है यार। यहाँ पे तो मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं जानता हूँ सारे कोचिंग की हकीकत, तो मैं भली बात ही जानता हूँ। आपको बताता हूँ, होता क्या है कि मान लो आप 5 लाख, मान लो 50,000 टोटल यहाँ पे स्टूडेंट है, 50,000 में से रिजल्ट कितने का होता है? 50 का होता होगा, वो भी पॉसिबल नहीं है। 50 का कहाँ से यार, 5 7 10 का हो जाता होगा, 5 का, ठीक है। तो ऐसा रेशियो है। तो आप इन चीज़ों को याद रखो, अगर कोचिंग पढ़ने से रिजल्ट आ जाती तो हर आदमी IAS होता, ठीक है। तो अपन आगे देखते हैं। अब देखो घरेलू सीमा, इसको ज़रा ध्यान से देखना। घरेलू सीमा बार बार यूज में आएगा, ठीक है। और सामान्य निवासी क्या होते हैं, ये भी अपन यहाँ देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखो घरेलू सीमा क्या होती है, आपको मैं बताता हूँ। देखिए घरेलू सीमा जब अपन अदर पॉलिटिकल फैक्टर वगैरह में देखते हैं, तो होता क्या है कि घरेलू सीमा की बात हम, मतलब घरेलू सीमा का दायरा हो जो भी हो, आप देखते हैं तो उसको हम कितना मानते हैं, जितना राजनीतिक सीमा हो, जहाँ पे राजनीतिक प्रभुत्व तो दिख रहा हो, ठीक है, उतना ही मानते हैं ना जी। तो यहाँ पे लेकिन इकोनॉमी में जब हम घरेलू सीमा की बात करते हैं, तो घरेलू सीमा थोड़ा बड़ा हो जाता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। लाइक आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो सामान्यतः घरेलू सीमा का अर्थ है देश की राजनीतिक सीमाओं के अंदर, ठीक है। सामान्यतः तो ये देखते हैं ना कि राजनीतिक सीमा जितने भी देश, जैसे कि स्टेट यूटी आदि के क्षेत्र में जितने भी सरकार का शासन चल रही है, उतना ही मान लो हम घरेलू सीमा तो हम इतना ही देखते हैं ना जी, ठीक है। बट अर्थशास्त्र में घरेलू सीमा का व्यापक अर्थ है, ठीक है। अर्थशास्त्र में घरेलू सीमा का व्यापक अर्थ है। देखो कैसे, इसमें क्या क्या शामिल हो जाता है। इसमें शामिल होता है राजनीतिक सीमाओं का भूभाग, जिसमें देश की सामुद्रिक सीमा भी शामिल होती है। एक तो ये देख लिया आपने कि राजनीतिक सीमा के साथ साथ जो समुद्री सीमा जो है ना, जितना समुद्र में, जितना मान लो अपने देश के जितना भूभाग है, उसके अलावा यानी समुद्र में जितना इंडिया का अधिकार है, उन सभी जगह की बात कर रहा है कि वो सभी इसमें शामिल होंगे, यानी समुद्रिक सीमा भी इसमें शामिल होगी। दूसरा, विदेशों में स्थित यानी फॉरेन में, जैसे यहाँ का आप देखते हो इंडियन फॉरेन सर्विस वगैरह में जाते हो और इंडियन एम्बेसी आपको देखने को मिलती है। आप दिल्ली में भी देखोगे तो यहाँ पे आपको सारे कंट्री का, जिन जिन कंट्री से भारत की वार्ताएं हैं, ठीक, तो उनकी एम्बेसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो एम्बेसी जो होते हैं और सैनिक प्रतिष्ठान, जैसे जो भी, जैसे कि आप देखते हो FCI वगैरह जो इंडिया में आती है, ठीक है, या इंडियन कुछ ऑफिशियल हैं जो फॉरेन में काम करते हैं, जो मतलब आर्मी या आर्म फोर्सेस वगैरह से जो रिलेटेड होते हैं, ठीक है, वो सभी भी घरेलू सीमा में आ जाते हैं, ठीक है। तो घरेलू सीमा का मतलब सिर्फ इतना मत मानना कि स्टेट यूटी, और वही घरेलू सीमा की जब बात आई इकोनॉमी, तो याद रखना कि स्टेट यूटी अधिग्रहित क्षेत्र के अलावा सामुद्रिक जितना भी इंडिया का
है सीमा, तो सामुद्रिक सीमा भी इसमें ऐड होगा। उसके बाद जो फॉरेन में दूतावास वगैरह हैं या सैनिक प्रतिष्ठान वगैरह हैं तो वो भी इसमें ऐड किए जाएंगे। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। घरेलू सीमा बार बार आएगी तो घरेलू सीमा का दायरा इतना बड़ा है, आप याद रखना। ठीक है, उसके बाद देखो सामान्य निवासी क्या होता है। सामान्य निवासी क्या होता है, देखो एक्चुअली मैं ही आपको समझाता हूँ। देखो सामान्य निवासी होता है कि किसी भी देश में कोई भी व्यक्ति 1 साल या उससे अधिक टाइम जब रहता है ना, तो उस व्यक्ति को आप सामान्य निवासी कहते हैं। ठीक है, अब सामान्य निवासी जरूरी ये नहीं है कि वो उसी देश का नागरिक हो। वह फॉरेनर भी, अगर फॉरेनर कोई इंडिया में आके 1 साल रहता है ना या उससे ज़्यादा रहता है ना, तो ये यहाँ का सामान्य निवासी कहलाएगा। ठीक है, तो आप याद रखना कि जब इंडिया के सामान्य निवासी की बात हो रही हो तो सामान्य निवासी में सिर्फ इंडियंस ही नहीं होंगे, फॉरेनर भी हो सकते हैं। तो वही बात ये कह रहा। देखो एक देश में 1 वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए निवास करने वाला व्यक्ति उस देश का सामान्य निवासी कहलाता है। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य निवासी उसी देश का नागरिक भी हो। मैंने जो आपको बताया, फॉरेनर भी हो सकता है। निम्न व्यक्तियों को देश का सामान्य निवासी नहीं माना जा सकता। अब कौन कौन है ये इसमें कुछ विदेशी पदाधिकारी आते हैं, जैसे कि मान लो किसी भी फॉरेन सर्विस के, जैसे मान लो यूएस के यहाँ ये है एम्बेसी है, या आप देख लो किसी भी कंट्री की एम्बेसी जो यहाँ पे देखने को आपको मिलती है, तो उन एम्बेसी के जो मान लो आपको उस सर्विस के जो लोग वगैरह हैं वो लोग सामान्य निवासी नहीं माने जाते। उन लोग का दर्जा थोड़ा ऊपर होता है। और उन लोग को इसीलिए क्या होता है, जैसे कि आप देखोगे कि जो भी विदेशी मतलब यहाँ पे एम्बेसी वगैरह में हैं, जो फॉरेनर एम्बेसी हैं, वहाँ पे आप देखोगे कि उन लोग फॉरेन सर्विस के जो लोग हैं ना, और उन्होंने इंडिया में अगर कुछ भी क्राइम भी कर दिया तो उनको सज़ा नहीं मिलती, आपराधिक उन्मुक्ति दी गई है उनमें। तो उनको अपन जो आर्टिकल 14 में अपन देखेंगे तो क्यों ऐसा नहीं होता, क्योंकि उनसे गवर्नमेंट ऐसा एक्सपेक्ट करती है कि उनको यहाँ के कानून के बारे में जानकारी नहीं है, ऐसा मानती है। और ये ठीक रहता है। जैसे कि यहाँ जो सिस्टम रन कर रहा है ना, ये सिस्टम पुरानी सिस्टम ही जैसे राजा के टाइम में क्या होता था कि जो राजा का दूत भेजा जाता था, वैसे ही आज के डेट में भी राजदूत होते हैं। ठीक है, तो आप याद रखें। तो उस समय भी राजा के दूत को कितना भी दुश्मनी हो एक दूसरे में, जो संदेश पहुंचाता था उसको कुछ नहीं किया जा सकता था। सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम है। ठीक है, तो निम्न व्यक्तियों को याद रखना सामान्य निवासी नहीं मानते। अब कभी भी ना, और ये तो मतलब याद रहे ना रहे कुछ भी, अपवाद जरूर याद रखना कि अपवाद क्या है, कि अपवाद बहुत पूछते हैं ये। ठीक है, तो विदेशी पदाधिकारी, कूटनीतिज्ञ, ठीक है, विदेशी सशस्त्र सेना के सदस्य जो हमारे देश में पदासीन हैं। उसके बाद भारत में स्थित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्य करने वाले विदेशी नागरिक, या खेलकूद, चिकित्सा या पर्यटन से संबंधित जो व्यक्ति जो फॉरेन से आते हैं, जैसे कि जो भी प्लेयर्स वगैरह आते हैं, उनका मन होता है कि हाँ ठीक है हम 1 साल यहाँ पे स्टे करें, इंडिया को हम घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, वो स्टे करते हैं, तो वो सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, उनको थोड़ा स्पेशल प्रोविजन मिलेगा। तो आप ये नहीं कह सकते भैया हमारे यहाँ तो राइट टू इक्वलिटी है, सबके लिए समता का अधिकार है, तो भैया हमारे लिए ऐसे उनके लिए वैसे क्यों, तो भैया उनकी पोस्ट भी वैसी है, तो आप भी वहाँ पहुँच जाओ, आपके लिए भी वही ऑफर है। ठीक है, तो किसी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अब देखो उसके बाद अपन देखते हैं घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होता है। अपन एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अपन एक एक पॉइंट को बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, अब देखिए घरेलू आय और राष्ट्रीय आय क्या होता है। देखो घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय, घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय ही, जैसे घरेलू आय की बात जब अपन करते हैं ना जी, ठीक है, तो उसमें भी घरेलू सीमा की ही बात होती है, और राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इसमें घरेलू सीमा की ही बात की जाती है। यानी घरेलू सीमा के अंदर जितने भी अर्जित आय होंगे वह कौन सा है, कारक आय, फैक्टर इनकम। जो मैंने फैक्टर इनकम बताया वो फैक्टर इनकम याद रखिएगा, फैक्टर इनकम की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, तो घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय, और इसमें भी है घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय, दोनों घरेलू सीमा के अंदर की ही बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देखो गैर निवासियों द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय जो है वह शामिल होता है। जैसे घरेलू आय का मतलब ये हो गया और राष्ट्रीय आय का मतलब ये हो गया, मैं अपने शब्दों में आपको समझा हूँ। तो होता क्या है कि जैसे देखो घरेलू आय की जब बात करते हैं तो घरेलू सीमा के अंदर जितने भी लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियंस हो, वो जितने भी काम कर रहे हैं ना, चाहे वो फैक्टर मतलब ऑफ प्रोडक्शन के द्वारा जो भी इनकम उनका
हो रहा है, जो फैक्ट्री इनकम जो भी उनका है, या जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं या सर्विस दे रहे हैं, तो उनकी इनकम, सभी की इनकम घरेलू आय में शामिल होगी। कि घरेलू आय कितनी हुई है, यानी कहने का मतलब इंडिया के द्वारा कितना कमाया गया है। क्योंकि भैया पैसा कोई कमाएगा तो संसाधन का दोहन भी तो होगा। रिसोर्स को आप यूज करोगे तभी तो पैसे कमाओगे ना आप, ये वाली बात है। तो यहाँ पे ये कहता है कि गैर निवासियों द्वारा यानी घरेलू सीमा में अर्जित आय। तो आप याद रखना कि घरेलू सीमा क्या होता है। घरेलू सीमा आपको मैंने बताया कि उसका थोड़ा एरिया वाइड है, जो पीछे मैंने बताया, आप देख लो एक बार उसको, ठीक है। और उसके बाद कारक आय की बात की जाती है, कारक आय नहीं फैक्टर इनकम की बात की जाती है। उसके बाद इसमें देखो गैर निवासियों की आय कारक आय में शामिल नहीं होती है। देखो आपको बताता हूँ, सॉरी यहाँ पे कारक आय लिख दिया ना मैंने, सॉरी। तो आपने इसको कारक आय की जगह आप राष्ट्रीय आय कर लेना, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती। अब ऐसा क्यों? देखो जब राष्ट्रीय आय की बात की जाती है, जब राष्ट्र के इनकम की बात की जाती है, तो राष्ट्र के इनकम में भैया अपने राष्ट्र के लोगों के ही इनकम की बात की जाएगी ना, फॉरेनर की बात क्यों की जाएगी, आप खुद सोचो ना। लेकिन घरेलू आय का मतलब होता है, घरेलू आय का मतलब होगा पूरे घरेलू सीमा में अर्जित जितने भी फैक्टर इनकम है वो सारे के सारे इसमें शामिल होंगे। लेकिन राष्ट्रीय आय की बात की जाएगी तो याद रखना कि इसमें फॉरेनर के इनकम शामिल नहीं होंगे। इसमें कौन शामिल होंगे? इसमें शामिल होंगे जैसे देश के लोग जो देश में काम कर रहे हैं, या अपने देश के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं लेकिन पैसा अपने देश में भेज रहे हैं, तो उनका इनकम इसमें शामिल होगा। लेकिन इसमें ये शामिल नहीं होगा कि अपने देश में फॉरेनर कोई काम कर रहा है और पैसे कमा लिया और वो अपने देश में भेज दिया, तो वो हमारा राष्ट्रीय इनकम थोड़ी होगा, वो तो उसका राष्ट्रीय इनकम हुआ, ठीक है। लेकिन घरेलू इनकम ये हुआ। घरेलू इनकम क्यों हुआ? क्योंकि हमारे संसाधन का यूज करके, यानी हमारे रिसोर्स का यूज करके इन्होंने ये इनकम किया है, तो हमारे घरेलू सीमा के अंदर हुआ है। इसलिए घरेलू आय में ये शामिल गैर निवासी द्वारा घरेलू सीमा में अर्जित कारक आय होते हैं, यानी गैर निवासी तो वही हो गया ना यार। और इसमें ये वाला सिस्टम देख लेना आप, ठीक है। उसके बाद कहता है कि निवासियों द्वारा शेष विश्व में अर्जित आय, यानी निवासियों द्वारा शेष विश्व से अर्जित आय, ठीक है, घरेलू सीमा के बाहर रहेंगे। जैसे कि घरेलू सीमा के बाहर इसलिए रहेंगे क्योंकि एक मान लो आप जाके कहाँ यूएस में जाके या कनाडा में जाके पैसे कमा रहे हो, ठीक है, तो घरेलू आय थोड़ी है, वो उनका घरेलू आय है। आपका घरेलू आय इसलिए नहीं है ये क्योंकि आपके घरेलू सीमा के अंदर तो हुआ नहीं, ये तो किसी और देश में पैसे कमा रहे हैं, तो उनका पैसा घरेलू आय में नहीं ऐड होगा, लेकिन राष्ट्रीय आय में वो ऐड होगा। राष्ट्रीय आय घरेलू आय में किनका पैसा ऐड हो रहा है? जो फॉरेनर यहाँ आके काम कर रहे हैं, घरेलू सीमा के अंदर काम कर रहे हैं, उनका पैसा घरेलू आय में ऐड होगा। लेकिन राष्ट्रीय आय में घरेलू सीमा के अंदर हो या बाहर कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो इंडियन होने चाहिए, जिसका पैसा सिर्फ इंडिया में आता हो, तो राष्ट्रीय आय में शामिल होंगे। तो ये दोनों आप याद रखना, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो वही फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और बाजार मूल्य क्या होता है, आपको मैं बताऊं। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, अभी आपने देखा फैक्टर की जब भी बात हो रही तो फैक्टर वही होते हैं यार। इकोनॉमी में जब फैक्टर इनकम हो जाए, फैक्टर कॉस्ट हो जाए, तो फैक्टर जब भी जुड़ेगा तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है ना, चार, उन्हीं से रिलेटेड होगा ये। तो कभी भी कॉमन सेंस भी अपना लगाना, ठीक है। जैसे कि होता है कि फैक्टर कॉस्ट और बाजार मूल्य में संबंध यहाँ पे पूछ रहा है कि इन दोनों में क्या संबंध है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या संबंध है। देखो फैक्टर कॉस्ट क्या होते हैं, जैसे कि आपने जो खर्च किया, अब फैक्टर तो आपने देख लिया, जैसे फैक्टर के लिए क्या आपको देना पड़ता है। जैसे मान लो मैं एक इंटरप्रेन्योर हूँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, और मुझे बिजनेस को ही रन करना है, तो उसके लिए मैंने क्या लिया, उसके लिए मैंने लिया मान लो, और मुझे बिजनेस रन करना है और मैं एक पेन बनाना चाहता हूँ, ये भी मान लो मैं एक पेन बनाना चाहता हूँ। और पेन बनाने के लिए मुझे किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? मुझे ज़रूरत पड़ेगी एक ऐसे जगह की जहाँ पे पेन बनाया जा सके। उसके बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी उसमें बहुत सारी चीज़ें, लाइक संसाधन में आप देख लो इलेक्ट्रिसिटी, ए ओ, जितने भी हैं, मतलब जितने भी उसके खर्च होंगे ना, जितने भी खर्च होंगे उसके द्वारा, जैसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो आप देखे वो चार जो कारक हैं, उन कारक पे जितने भी खर्च होंगे वही फैक्टर कॉस्ट होते हैं। फैक्टर को जैसे इंटरप्रेन्योर का जो लाभ होगा ना, तो फैक्टर कॉस्ट में याद रखना इंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट जुड़ा होता है, बिजनेसमैन का प्रॉफिट जुड़ा होता है उसमें। जैसे उस पर खर्च मान लो इसके प्लास्टिक में इतने लग गए होंगे, इसके रिफिल में लग गए होंगे, इसके इंक में लग गए होंगे, वो टोटल खर्च में ला लो, ठीक है। उसके एक जैसे कि रेंट वगैरह उसको देने हैं वगैरह, तो सारा खर्च जो जोड़ लिया, उसके बाद बिजनेसमैन अपना प्रॉफिट उस पर जोड़ लिया, तो उसके बाद वो बन जाता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। और मार्केट प्राइस क्या होता है? जब देखो जब बिजनेसमैन ने कोई सामान, मतलब कोई भी सामान का प्रोडक्शन किया और उसने क्या किया, उसका
प्रॉफिट भी सारा खर्चा वर्चा अपना काट के अपना प्रॉफिट भी उसने ले लिया, तो हो गया फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, जब वो सामान मार्केट में वो देगा उसके बाद क्या होती है, गवर्नमेंट उस पर लगाती है टैक्स। ठीक है, अब गवर्नमेंट तो कॉर्पोरेट टैक्स उनसे ले ही रही है इसके उत्पादन का, तो वो भी पैसा वो आपसे ले ही रहा है। ठीक है, वो उसमें वो अपना प्रॉफिट जोड़ के ले रहा है। ठीक है, अब देखो मार्केट प्राइस में क्या होता है कि गवर्नमेंट लगाती है इस पर टैक्स। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जब फैक्टर कॉस्ट में टोटल खर्चा पेन बनाने में जितना आया और जो बनाने वाला है उसका प्रॉफिट अपना वो निकाल लिया, तो उसमें जब इनडायरेक्ट टैक्स को जब जोड़ देते हैं, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को जो हम जोड़ देते हैं, तो जो आता है ना जी वही होता है मार्केट प्राइस। इसमें कभी कभी क्या होती है कि गवर्नमेंट किसी किसी चीज़ों पे सब्सिडी देती है। मान लो कोई चीज़ जैसे कि सोलर एनर्जी है, आज के डेट में गवर्नमेंट सब्सिडी देती है सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए, तो क्या होगा ना कि इनडायरेक्ट टैक्स तो जुड़ जाएगा उसमें, लेकिन उसमें से सब्सिडी को घटा लिया जाएगा। ठीक है, और जो पैसे बच जाएंगे ना, मतलब जो टोटल आएंगे ना पैसे, वही मार्केट प्राइस हो जाएगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अब देखो इधर। ठीक है, अब देखो एक पेन बनाने में टोटल खर्च है, सब कुछ मिला लो, सारे जितने भी उस बिजनेसमैन को जो भी खर्च हैं वो सारे मिला लो, टोटल आए 10 रुपये का खर्च। ठीक है, मैं बनाने वाला हूँ, मुझे चाहिए इसमें 2 रुपये प्रॉफिट। ठीक है, अब हो गए ये 12 रुपये, हो गया ना भाई, तो ये हो गया फैक्टर कॉस्ट, ये हो गया फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, इसमें प्रॉफिट उसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे अपन देखते हैं इसमें क्या है, मार्केट प्राइस क्या होता है। ये हो गया मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट हमारा 12 रुपये था। ठीक है, अब इसमें अब ये जो मार्केट में आया, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अपना टैक्स लगा दिया। टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट, बोली भैया 2 रुपया तो हमको टैक्स भी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गई 14 रुपये। तो मार्केट प्राइस जो हो जाएगा ना, ये 14 रुपये हो जाएगा। मार्केट प्राइस जो हो जाएगा ना, ये 14 रुपये हो जाएगा। लेकिन मान लो गवर्नमेंट को लगती है कि कोई चीज़ को बढ़ावा देना जरूरी है, मान लो जैसे कि ग्रीन एनर्जी के लिए, या आपको गवर्नमेंट को लगती है कि नहीं इस चीज़ को बढ़ावा देना चाहिए, इससे देश का विकास होगा, या मान लो पड़े पॉल्यूशन वगैरह कंट्रोल होगा। लाइक आप देख लो सोलर एनर्जी वगैरह पे जो गवर्नमेंट या एलपीजी वगैरह पे सब्सिडी वगैरह देती है, तो वो सब्सिडी तो मान लो ये हो गया 14 रुपये, तो आपका मार्केट प्राइस हो गया। अब मान लो इस पर सब्सिडी भी गवर्नमेंट दे रही है, तो इसमें क्या होगा कि 14 रुपये में से, एक पेज और लेता हूँ मैं, 14 रुपये में से मान लो सब्सिडी गवर्नमेंट करेगी 50 पैसा, भैया हम सब्सिडी दे रहे हैं आपको, तो 13.5 रुपये हो गया ना। सब्सिडी को घटा लेते हैं ना, क्योंकि सब्सिडी देने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट सब्सिडी आपको दी तो वो पैसा आपका कम हो गया। ठीक है, तो 13.5 रुपया। ठीक है, अब आपको 13 रुपया 50 पैसा आपको टोटल मिल गया, तो ये हो गया मार्केट प्राइस। अब आप समझ गए फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट पीछे वाले पेज में। ठीक है, अब आपने ये देख लिया, इसमें यही कह रहा है कि साधन लागत की देखो, साधन लागत किसी वस्तु या सेवा का उत्पादन लागत है, एवं इसमें टैक्स या सब्सिडी की बात नहीं होती है। साधन लागत में टैक्स सब्सिडी की बात नहीं होती। बाजार लागत में टैक्स या सब्सिडी को मिलाकर बाजार मूल्य तय किया जाता है। ठीक है, ये साधन लागत का फॉर्मूला, बाजार मूल्य माइनस निवल अप्रत्यक्ष कर। निवल अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, सो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ भी है बाजार मूल्य बराबर साधन लागत प्लस निवल अप्रत्यक्ष कर। देखो होता क्या है, देखो आप निवल अप्रत्यक्ष कर आपको दिखाता हूँ। देखो क्या होता है देखो होता क्या है कि निवल अप्रत्यक्ष कर में नेट की जब बात की जाती है, नेट कब होगा, यानी ग्रॉस माइनस, यानी जब ग्रॉस की बात की जाए, ठीक है, माइनस डिप्रिसिएशन की बात की जाए, तो नेट आ जाता है, नेट वैल्यू आ जाता है। अब इसमें लेकिन जब यहाँ पे ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात की जाए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो, इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये हो जाता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब हो गया कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, जितना कर देते हैं उतना आगे, जैसे 50 पैसा अपन कम किए थे ना जी, तो वही नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, तो इसी को कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आप देखिए, उसके बाद आप देखिए सकल मूल्य में, ठीक है, मैं हाइलाइट करता हूँ। ठीक है, सकल मूल्य एवं निवल मूल्य की अवधारणा। सकल मूल्य एवं निवल मूल्य क्या होता है कि जब से ग्रॉस में से अगर अपन यानी डिप्रिसिएशन हटा देते हैं तो नेट आ जाता है। कभी भी याद रखना कि ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन कम करेंगे तो नेट आएगा। डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन होता है हरास मतलब मूल्य ह्रास। जैसे मान लो किसी भी कंपनी में आप प्रोडक्शन तो कर रहे हो, मशीन आपने सेटअप कर दिया सब कुछ, तो प्रोडक्शन कर रहे हो ना, तो क्या होता है कि जो
कंपनी का जो ऑनर होता है वह, या कंपनी का जो मालिक होता है या जो एंटरप्रेन्योर होता है, वह पहले से तय कर लेता है। हर साल वह क्या करता है, डिप्रिसिएशन के पैसे को काटते जाता है, मतलब एक अलग साइड करते जाता है, ताकि हमारे मशीन में एक अनुमान लगा के कि इन फ्यूचर में हमारे मशीन में मान लो कोई खराबी आती है तो हम यहाँ से पैसे लेकर उसको लगाएंगे। तो उसमें हरास तो हो रही है ना, तो वही हरास की बात कर रहा है कि मान लो किसी भी चीज़ को आप यूज़ करो, मान लो ये पेन है, इसको मैं यूज़ करूँगा, करते 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 एक दिन इसका ह्रास तो होगा ना, इसमें कमी तो आएगी ना। तो ये कमी आई, मान लो कमी क्या आई, मान लो ये पेन है, मान लो इसको मैंने यूज़ किया, खत्म हो गया, इसको मैंने फेंक दिया, तो हरास क्या हो गया, तो पूरा लॉस ही हो गया। लेकिन हरास का मतलब क्या होता है कि मान लो 10 रुपये का पेन है, लेकिन मैंने इसको यूज़ कर किया, साल 2 साल बाद ये मान लो 10 रुपये का पेन 8 रुपये में मेरा बिक गया, तो ये हरास हो गया 2 रुपये। ठीक है, तो हरास का मतलब यही होता है। तो ये कहता है ग्रॉस में से नेट को जब हटा दिया जाए तो नेट वैल्यू आ जाते हैं। तो पूंजी की घिसावट को व्यक्त करता है ये। ठीक है, तो आप देख लेना आगे चलते हैं अपन, ऐसे नॉर्मल बातें हैं। ओए होए होए, चलो अब देखते हैं यहाँ पे मेन बातें जो आपको हर जगह देखने को मिलेगी, लेकिन आपको दिखाता हूँ कि जीडीपी क्या होता है और समझाता हूँ कि जीडीपी कैसे होता है, आप भूलेंगे ही नहीं, याद रखो। चलो अपन देखते हैं जीडीपी क्या होती है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता क्या है, यानी सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में इसको कहते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, एक देश की घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा आपको याद है क्या है, ठीक है, एक वर्ष में, वित्त वर्ष की बात हो रही है, याद रखना, उत्पादित यानी प्रोडक्शन जितना होने वाली सभी अंतिम, अब यहाँ पे अंतिम शब्द जुड़ गया तो अंतिम को अपन समझ लेंगे क्यों, ठीक है, वस्तु और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग यानी सभी के योग को जीडीपी कहते हैं। जो नेशनल इनकम का आपने फॉर्मूला देखा, सेम यहाँ पे फिट बैठ गया, तो भैया यही ये सब ना नेशनल इनकम ही है। जो जीडीपी आपको दिखाया जाता है तो नेशनल इनकम ही है, लेकिन अपन नेशनल इनकम मानते किसको, ये अपन आगे एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे, तो वो अपन देख लेंगे अभी। ठीक है, चलो इसमें कहता क्या है, अब आपको बताता हूँ अंतिम की बात क्यों की गई। सपोज डैट मान लो यहाँ पे है, मैं इसी समझा देता हूँ, टाइम ज़्यादा हो जाएगा वैसे, चलो देख लो ऐसे। देखो होता क्या है, इसमें कहता है कि एक घरेलू सीमा में, घरेलू सीमा मैंने आपको बताया कितनी विस्तृत है, घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित यानी प्रोडक्शन जितना, चाहे वो किसी वस्तु की हो या सेवा की हो, वस्तु और सेवा यानी, लेकिन वो अंतिम हो। अंतिम क्यों हो, क्योंकि दोहराव से बचा जाए। दोहराव क्या होता है सो भी बताता हूँ, कि डबल काउंटिंग ना हो। डबल काउंटिंग कैसे, जो अपन एग्जाम्पल में अभी समझते हैं। देखो है क्या, जैसे मान लो अंतिम वस्तु हम क्यों लेते हैं, गन्ना में दोहराव से बचा जाए। जैसे गेहूँ में मान लो 10 रुपये का, ठीक है, आटा आपने देख लिया 15 रुपये का, ठीक है, उसके बाद आपने देखा डोमिनोज पिज्जा 150 रुपये। अब गेहूं को अपन फर्स्ट थिंग मान सकते हैं नहीं, क्योंकि गेहूं से आटा बनेगा, आटा से पिज्जा बनेगा, लेकिन पिज्जा बनने के बाद तो या तो कोई इंसान खाएगा या खराब हो जाएगा तो फेंक दिया जाएगा, तो उसके बाद वो समाप्त हो गया ना उसका अस्तित्व, तो अंतिम वस्तु हो गई, यानी उसके बाद कुछ नहीं किया जा सकता, वो अंतिम हो गई, उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी खत्म हो गई। ठीक है, तब देखो तो लास्ट इसका डोमिनोज पिज्जा हो गया ना जी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, जैसे कि मान लो अंतिम वस्तु अगर नहीं काउंट करते तो हम क्या करते हैं, हम गेहूं को भी जोड़ लेते, आटा को भी जोड़ लेते और डोमिनोज को भी जोड़ लेते, तो हमारे देश का टोटल इनकम कितना हुआ। टोटल इनकम तो मान लो टोटल लास्ट में तो 150 रुपये का बिका है नहीं है, तो टोटल तो 150 रुपया ही हुआ, लेकिन हम और कितना काउंट कर लेते, हम 25 रुपये ये भी काउंट कर लेते, तो हमारा कितना दिखता, हमारा इनकम टोटल कितना दिख जाता, आपको दिखाता हूँ। टोटल इनकम मान लो यानी 10 रुपये का वो है, 1 मिनट, मान लो 10 रुपये का आटा है, ठीक है, 20 रुपये का मान लो उसका वो हो जाता है, मतलब 10 रुपये का गेहूँ है, 20 रुपये का आटा हो गया। ठीक है, अब इस आटा से 150 रुपये का पिज्ज़ा तैयार कर दिया गया, तो अंतिम वस्तु तो हो गई पिज्ज़ा, क्योंकि इसके बाद तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो खाओगे नहीं तो खत्म कर दोगे। ठीक है, लेकिन इसके बाद तो संभावना है ना कि आटा से ब्रेड भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है। ठीक है, और ब्रेड को भी बहुत तरीके से उसको रोस्ट किया जा सकता है, सर्विस सेक्टर में भेज के, चाहे उसको और मान लो उसका सैंडविच बना दो, कुछ भी बना सकते हो। तो अंतिम वस्तु क्या हो गई, अंतिम वस्तु इसमें हो गई 150 रुपये, तो 150 रुपये का क्या, डोमिनोज पिज्जा सपोज दैट मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम अंतिम वस्तु नहीं लेते तो हम कितना और काउंट करते हैं, हम और काउंट करते हैं, पहले तो काउंट करते, ये तो हो गया मान लो 150 प्लस 10 रुपये का आटा भी हम काउंट कर लेते हैं, हम 15 रुपये का वो 20 रुपये का, हम 10 का गेहूँ और 20 का आटा भी काउंट कर लेते हैं, टोटल ये हो जाता है हमारा 185 रुपये, जो फालतू का हो गया। अब हमें तो दिख जाता है कि हमारा जीडीपी तो बहुत बढ़ गया, लेकिन एक्चुअली में बढ़ता नहीं, हमारा जीडीपी बढ़ा कितना, मात्र 150 रुपये, क्योंकि लास्ट इसका 150 रुपया ही हुआ है ना यार,
तो पहले वाला क्यों जोड़ोगे? अब एक सामान का आप लास्ट में भी जोड़ रहे हो, शुरू में भी जोड़ रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है। एक सामान का सिर्फ एक बार जोड़ा जाएगा, वो भी सबसे लास्ट में। उसका जो भी प्रोडक्टिविटी है, चाहे मान लो आटा है, आटा को ही आप खा गए ना, मान लो आटा का रोटी बना के खा गए, तो रोटी तक ही सीमित है, तो लास्ट वस्तु उसकी रोटी ही होगी, तो याद रखना आप, ठीक है। अब आप देखिए, अपन तो आपको मैं बता रहा था अंतिम वस्तु क्यों जोड़ी जाती है, क्योंकि दोहराव से बची जा सके, एक ही चीज़ का दो बार गणना ना हो। लेकिन इसके लिए भी है क्या क्लू, सो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। अब कहता है उत्पादन घरेलू सीमा, एक मिनट, उत्पादन घरेलू सीमा के अंदर ही होने चाहिए। अब याद रखो, इसमें बात हो रही है उत्पादन जो है वो घरेलू सीमा के अंदर होने चाहिए। अब घरेलू सीमा आप जानते हैं क्या है, घरेलू सीमा के अंदर का हो, चाहे विदेशी कर रहा हो, चाहे देश का ही क्यों ना करो। अब जीडीपी में याद रखिएगा कि जब घरेलू सीमा के अंदर की बात होती है, नेशनल इनकम तो आपने देख लिया ना, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में आपको देखने को मिला था कि विदेशियों का इनकम इसमें शामिल नहीं होता है, लेकिन जीडीपी में होता है। जीडीपी में क्या होता है कि एक देश के अंदर का जितना भी इनकम होगा, उसके घरेलू सीमा के अंदर का जितना भी इनकम होगा, चाहे वो विदेशी कमाए या देश के लोग कमाए, चाहे वो अपने देश में पैसे भेज, लेकिन वो हमारे जीडीपी में काउंट होगी, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर कोई इंडियन फॉरेन में कमाता है तो वो ऐड नहीं होगा, और इंडिया के लोग जो घरेलू सीमा से बाहर जाके काम कर रहे हैं तो उनका पैसा जीडीपी में काउंट नहीं होगा। उनका पैसा कहाँ काउंट होगा वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। अंतिम वस्तु का क्या था मैटर, वो तो अपन देख लिए, क्योंकि दोहराव से बचा जा सके और एक ही चीज़ का दो बार काउंटिंग ना हो, ताकि गलत रिकॉर्ड हमारे पास ना पहुँचे, हमारे पास एक्यूरेट रिकॉर्ड पहुँचे, ठीक है। अब आगे देखिए आप, लेक्चर बहुत लंबा हो रहा है लेकिन पेशेंस रखो, ठीक है। अब देखो दूसरा विकल्प क्या हो सकता है, जैसे कि आपने देख लिया कि वहाँ पे तो दोहराव हो जाती है, इसलिए अंतिम वस्तु देख रहे थे, मतलब अंतिम वस्तु ही देख रहे थे। अब क्या हुआ कि फिर भी उसमें गड़बड़ी आई, क्यों? क्योंकि अब मान लो गवर्नमेंट को पता ही नहीं चली, अब डोमिनोज पिज्ज़ा बना, उस पर टैक्स लगा, तो गवर्नमेंट को पता चला ठीक है भाई इस चीज़ पर टैक्स मिला है, तो हमको मतलब इस चीज़ इसका लास्ट है। अब गेहूँ आप उपजाए, उसका उपजा लिए, ठीक है, उसको आने ही नहीं दिया, पहले ही चबा गए, तो वो तो पता नहीं चला ना। तो लेकिन उत्पादन तो हो रही है, लेकिन आपके पास डाटा अभी भी एक्यूरेट नहीं है। तो आपने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि देखो वैल्यू एडिशन मेथड लाया। वैल्यू एडिशन मेथड क्या है, यह यूनाइटेड नेशन का सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट 2008 जो है ना, उसी से ये लिया गया है। ये वैल्यू एडिशन क्या होता है, वैल्यू को एडिट मतलब ऐड किया जाता है। वैल्यू ऐड, जितना भी वैल्यू बढ़ेगा ना उसको ऐड करते जाएंगे। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मान लो गेहूँ का बेस प्राइस सपोज, ये देखो गेहूँ का बेस प्राइस 10 रुपये है, ठीक है। अब उसके बाद आटा बन गया 15 रुपये का, ठीक है। तो इसमें कितने रुपये बढ़ गया, 5 रुपये बढ़ गया। तो बेस प्राइस पहले हमारा 10 रुपये हम रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद 5 रुपये जो वैल्यू एडिशन हुआ है, यानी वैल्यू ऐड हुआ है इसमें, तो 5 रुपये ही ऐड हुआ ना, तो 15 रुपये हो गए, ठीक है। अब उसके 15 रुपये में आटा बन गया। अब ये जाकर यहाँ पे पिज्ज़ा बन जाता है 150 रुपये का, ठीक है। तो फिर 15 रुपये से 150 के बीच में कितना बढ़ गया, 135 रुपये बढ़ गया, ठीक है। तो यही वैल्यू एडिशन है, यानी कि जितना वैल्यू बीच में और बढ़ जाएगा, यानी टोटल पैसा जितना है, जितना बेस है, बेस में और पैसे कितने बढ़ जाएंगे। जैसे बेसिक तो चीज़ क्या थी, गेहूँ थी, गेहूँ में 5 रुपये बढ़ गया तो आटा हो गया, आटा में फिर 135 रुपये बढ़ गया तो 150 रुपये का ये हो गया, ठीक है। तो अपन आप देखिए कि 10 रुपये का तो गेहूँ हो गया, 5 रुपये का आटा में फ़ायदा हो गया, और 135 रुपये का फ़ायदा डोमिनोज पिज्ज़ा में जाते हो गया। तो टोटल पैसा जब हम ऐड करेंगे तो 150 ही आएगा। तो वैल्यू एडिशन का मतलब ये होता है कि इसको हर स्टेप पे गिनती की जाती है। पहले तो एक बेस प्राइस ले ली जाती है कि बेस चीज़ है क्या, उसके बाद उसका कितने बार मॉडिफिकेशन हुआ और उसमें कितने कितने रुपये बढ़ते गए हैं, उनको सिर्फ ऐड कर लेते हैं। तो टोटल भी हमारे पास फिर से वही 150 आ गया। तो उसमें भी देखें हम लोग को 150 मिला था, इसमें भी देखें हम लोग का 150 ही मिला, ठीक है। आगे चलिए आप, अब आता है जीएनपी, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीडीपी तो हमने देख लिया। अब जीडीपी में क्या बात थी, जीडीपी में हमने देखा था कि उसमें विदेशियों का जो इनकम देश के अंदर होगा वह ऐड होगा, लेकिन इंडियन जो है विदेश में काम करेंगे उनका पैसा ऐड नहीं होगा। लेकिन वो अब जीएनपी में ये सुधारते हैं। सुधारते कैसे, सो देखो, इसमें जीएनपी का फॉर्मूला होता है जीडीपी प्लस ए माइनस बी। अब ए अपन किसको मानते हैं, जैसे देखो मैं बताता हूँ बदलता क्या, जीएनपी और जीडीपी में अंतर क्या है। देखो जीडीपी में तो हम लोग देख लिया कि विदेशियों का पैसा ऐड होगा जो इंडिया मतलब घरेलू सीमा के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग जो बाहर काम कर रहे हैं, घरेलू सीमा से बाहर काम कर रहे हैं, उनका पैसा ऐड नहीं होगा। लेकिन जीएनपी में क्या होता है कि जीडीपी होता है। जीडीपी में हम क्या करते हैं, ऐड किसको करते हैं, ऐड करते हैं जो भारतीय विदेश में जाकर पैसे कितने कमा रहे हैं और कितने विदेशी इंडिया में आके पैसे कमा रहे हैं, उनको घटा देते हैं। यानी इंडियन जो फॉरेन में कमा रहे हैं उनके पैसे में से विदेशी जो इंडिया में कमा रहे हैं उनके पैसे वो घटा देते हैं, ठीक है।
और जितना आता है उसको जीडीपी में ऐड कर देते हैं, वही हो जाता है जीएनपी। अब यहाँ पे यही कह रहा है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड, यानी अब्रॉड से जितने भी नेट फैक्टर इनकम आएंगे, फैक्टर इनकम जब भी इनकी बात हो रही है तो फैक्टर इनकम याद रखना, फैक्टर इनकम की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। लेकिन जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकलता है, याद रखना वो कैसे, वो अपन परिवर्तन में आगे देख लेंगे। जीडीपी की जब गणना हो तो याद रखना भारत में जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है। मार्केट प्राइस में क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस माइनस सब्सिडी ऐड होता है उसमें, याद रखना, ठीक है। तो इसमें कह रहा है जीडीपी प्लस भारतीयों द्वारा विदेश में अर्जित है माइनस, यानी इसमें माइनस विदेशियों द्वारा भारत में अर्जित है, ठीक है, कर देंगे तो जीएनपी निकल जाएगा, ठीक है। अब होता क्या है कि हमेशा आप देखना, कभी भी रिकॉर्ड उठा के देख लो कि जितने विदेशी इंडिया में आके पैसे ज़्यादा कमा जाते हैं ना, उतने इंडियन हमारे विदेश में जाके पैसा नहीं कमा पाते। तो होता इससे क्या होता है कि जैसे कि देखो, अब हमारे लोग तो फॉरेन में जाकर उतने पैसे कमा नहीं पा रहे और विदेशी लोग हमारे इंडिया में आके बहुत ज़्यादा पैसे कमा ले रहे हैं, तो हम इसमें क्या होते हैं, हम इसमें माइनस में रहते हैं, ठीक है। तो जब भी यह माइनस में होता है तो जीडीपी और जीएनपी का बैलेंस नहीं बन पाता है। जीएनपी हमेशा जीडीपी से कम दिखती है। जब कम दिखेगी ना भाई, उसमें तो मान लो फॉरेन का इनकम भी ऐड कर रहे थे फॉरेनर का, लेकिन अपने यहाँ का नहीं, क्योंकि ऐसे भी अपने यहाँ का इनकम कम है। मान लो अपने यहाँ के कम जो लोग हैं वो तो बाहर में जाके कम पैसे ही कमा रहे हैं फॉरेनर के अपेक्षा ना, तो यही बात यहाँ पे है। तो जीडीपी जीएनपी से ज़्यादा देखने को मिलती है और जीएनपी कम देखने को इस स्थिति में मिलती है, यही बात यहाँ है, आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो जीडीपी समझ गए क्या होता है कि एक घरेलू सीमा के अंदर किसी भी देश के घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित, यानी एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के समग्र योग को जीडीपी कहते हैं, ठीक। अब एक एक पॉइंट मैंने पीछे तोड़ा है, आप जाकर देखो वहाँ। यहाँ पे देखो जीएनपी क्या होता है, जीएनपी में जब हम ऐड करते हैं तो जीडीपी में तो मैंने बताया घरेलू सीमा के अंदर चाहे विदेशी कमाए चाहे इंडियन कमाए, उनका पैसा ऐड होगा, ठीक है। लेकिन जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में होगा कि इंडियन के पैसे में से फॉरेनर के पैसे को घटा दिया जाएगा, यानी फॉरेनर इंडिया में काम कर रहे हैं उनके पैसे को कम कर देंगे, जो इंडियन फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं उनके पैसे में से, ठीक है। तो आप इन बातों को याद रखिएगा। जीएनपी क्या होता है वो आपने देख लिया, ठीक है। अब आप देखिए, एक मिनट, अब आप देखिए एनडीपी क्या होता है। देखो एनडीपी जैसे जब नेट की बात आती है, मैंने आपको बताया कि जब नेट वैल्यू निकालना होता है तो ग्रॉस में से हम लोग क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन घटा देते हैं, बोला था ना, यही बात है। देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीडीपी में से जब हम डिप्रिसिएशन घटा देते हैं तो एनडीपी आ जाता है, यानी ह्रास घटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, अब एनडीपी से अगर हमें नेशनल इनकम निकालना, सॉरी एनएनपी निकालना हो तो एनडीपी प्लस ए माइनस बी कर देंगे। ए माइनस बी यानी भारतीयों द्वारा जो फॉरेन में पैसे कमाए गए हैं और फॉरेनर द्वारा जो इंडिया में पैसे कमाए गए हैं उसको घटा देंगे। बी हो गया फॉरेनर द्वारा इंडिया में पैसे, और ए हो जाता है इंडिया द्वारा फॉरेन में पैसे, ठीक है। तो इसमें से इसको घटा देंगे तो फिर भी एनएनपी हमारा निकल जाएगा। तो याद रखना, जब नेट की बात हो तो ग्रॉस में से सिर्फ डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो हमारा नेट आ जाएगा। तो जब एनडीपी की बात हो तो जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन, यानी जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाएंगे तो एनडीपी आ जाएगा। और जीएनपी की जब बात हो तो जीडीपी में याद रखना कि घरेलू सीमा के अंदर फॉरेनर और इंडियन दोनों के पैसे ऐड होते हैं ना जीडीपी में। दोनों के पैसे जो भी इंडियन कमा रहे हैं या फॉरेनर कमा रहे हैं घरेलू सीमा के अंदर, उनके पैसे ऐड होंगे। लेकिन इंडियन जो फॉरेन में जाके कमा रहे हैं, घरेलू सीमा से बाहर जाके पैसे कमा रहे हैं, उनके पैसे ऐड नहीं होंगे। तो एनडीपी में आपने देखा सिर्फ डिप्रिसिएशन कम करना है, उसमें आपने ए माइनस बी वाला फॉर्मूला देख लिया। अगर आपको याद ना हो तो जाके पीछे एक बार देख लो, ठीक है। आवाज़ कम ज़्यादा लगे, तेज़ लगे या स्पीड कम ज़्यादा लगे तो हर चीज़ आज के डेट में मोबाइल में अवेलेबल होते हैं, या स्पीड कम ज़्यादा करने का लैपटॉप वगैरह में भी अवेलेबल होता है सिस्टम, तो आप करके देख लेना, एक कोई कहने की बात नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद देखो एनएनपी देखते हैं। आपने देख लिया जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, अब एनएनपी देखते हैं। एनएनपी भी वही है। अब जीडीपी में से डिप्रिसिएशन घटा तो एनडीपी आए, अब जीएनपी में से डिप्रिसिएशन घटाएंगे तो एनएनपी आ जाएगा। हो गया। एनएनपी क्या है, एनएनपी समझ लो आप। एनएनपी होता है कि जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जब जीएनपी में से हम मूल्य ह्रास हटा देते हैं तो एनएनपी आ जाता है। मूल्य ह्रास क्या होता है, डिप्रिसिएशन क्या होता है, सो बताता हूँ। मूल्य ह्रास होता है जैसे किसी भी चीज़ का पैसे कम हो जाना। सपोज दैट आपने आज एक कार लिया, जो कार का कीमत 5 लाख रुपए है, लेकिन एक साल बाद आपने जो उसको बेचा तो वो बिका आपका 3 लाख में, तो 2 लाख रुपए जो कम हो गया ना, वही मूल्य ह्रास है। तो क्या होगा, जीडीपी माइनस डिप्रिसिएशन एनडीपी होता है और जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन एनएनपी होता है। बस इतना याद रखो। अब इन दोनों को जैसे जीडीपी हो,
NDP हो, GNP हो, NNP हो, इन सब को फैक्टर कॉस्ट पे भी निकाला जा सकता है और मार्केट प्राइस पे भी निकाला जा सकता है। ये भी याद रखना। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो कॉस्ट लगे होते हैं वो फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, उसमें टैक्स और सब्सिडी जुड़ जाते हैं, तो वो टैक्स जुड़ जाते हैं और सब्सिडी टैक्स में से कम कर दी जाती है, तो हो जाते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, तो आप याद रखना, तो यही बात है इसमें। NNP मार्केट प्राइस क्या होता है, इंक्लूड टैक्स एंड एक्सक्लूड सब्सिडी। ठीक है, उसके बाद देखिए किसी की आय दूसरे की लागत होती है। मैंने आपको बताया पहले ही कि इकोनॉमी में किसी की कॉस्ट यानी किसी की लायबिलिटी किसी का इनकम होता है। यानी आप जैसे कि एंटरप्रेन्योर है, वह लैंड के लिए रेंट दे रहा है, तो वो उसकी लायबिलिटी होगी, दे रहा है तो, लेकिन जिसको मिल रहा है उसके लिए तो इनकम ही हुआ है ना, तो किसी की लायबिलिटी किसी की इनकम होती है दूसरे की। ठीक है, उसके बाद याद रखना, फैक्टर कॉस्ट निकालने पर ही पूरी तरह से फैक्टर इनकम का पता लगाया जा सकता है। अब टैक्स सब्सिडी जोड़ दो, टैक्स जोड़ने के बाद तो कोई भी पैसा ज़्यादा दिखेगा ना किसी चीज़ का, तो ओरिजिनल इनकम थोड़ी हुआ, वो तो क्या हुआ कि किसी की इनकम में से ही आप पैसा ले रहे हो टैक्स। ताकि हम टैक्स क्यों लिया जाता है, टैक्स इसलिए लिया जाता है कि अब सरकार ऐसा वादा तो करती नहीं कि टैक्स लेने के बदले हम आपको कुछ देंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन टैक्स लेती है जो गवर्नमेंट, उससे बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक कल्याण समाज के लिए या देश के लिए की जाती है, वो बात अलग है हो या ना हो। ठीक है, तो नेशनल इनकम आप देख लिए। उसका नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, देखो एक्चुअली क्या है, यहाँ पे देखो फैक्टर कॉस्ट निकालने पर नेशनल फैक्टर इनकम का पता चलता है, और यही नेशनल इनकम की जब बात आए, आपसे कोई पूछे नेशनल इनकम क्या है, तो नेशनल इनकम NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जब नेट नेशनल प्रोडक्ट को जब हम फैक्टर कॉस्ट पे निकालते हैं तो वही हमारा नेशनल इनकम हो जाता है। ठीक है, अब इसमें दो बातें आती हैं, एक होता है बेस ईयर और एक होता है नॉमिनल ईयर। तो बेस ईयर और नॉमिनल ईयर क्या होते हैं वो मैं आगे आपको लास्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, अब आगे देखो, नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी इजकल टू NNP एट फैक्टर कॉस्ट, यानी घरेलू आय इसको कह सकते हैं। यानी घरेलू आय नहीं, मतलब यहाँ पे गलत लिख गया, एक मिनट रुक जाओ, घरेलू आय कैसे कहेंगे यार, ये तो बिल्कुल गलत। चलो ठीक है, मान लेना गलत। ठीक है, तो अब देख लो, नेशनल इनकम NNP मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी। ठीक है, तो NNP एट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है, और NNP एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, एंड द बेस ईयर यानी बेस ईयर 2011-12 इज कॉल्ड नेशनल इनकम। ओके, चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। NDP फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, देखो NDP फैक्टर कॉस्ट प्लस A माइनस B बराबर भी नेशनल इनकम निकाला जा सकता है, और NNP फैक्टर कॉस्ट बराबर नेशनल इनकम ही होता है। तो आप ये भी समझ लो, तो नेशनल इनकम अगर कोई आपसे पूछे तो क्या होता है नेशनल इनकम, आप NNP एट फैक्टर कॉस्ट को कहते हैं। NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे जब NNP निकाला जाता है, जब फैक्टर कॉस्ट पे NNP निकाला जाता है तो उसको नेशनल इनकम अपन मानते हैं। ठीक है, आपसे कोई पूछे GDP एट फैक्टर कॉस्ट पे नेशनल इनकम मानते हैं तो ना, बिल्कुल ना। GDP किस पे निकाली जाती है, तो मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है, याद रखना, फैक्टर कॉस्ट पे नहीं। चलो मैं कहाँ कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप ये देखो, इसमें कुछ चित्र हैं, यही हमारा लास्ट पेज होगा, ये हमारा और फर्स्ट लेक्चर भी होगा नेशनल इनकम का। इसके बाद एक और लेक्चर आएंगे, वो इतना बड़ा नहीं होगा, लेकिन उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिखाऊंगा मैं। देखो होता क्या है, सो आपको बता दूँ, तो नॉमिनल GDP के आधार पर आप देखते हैं। देखो नॉमिनल GDP क्या होता है, रियल GDP और नॉमिनल GDP। जब बात हम बेस ईयर के आधार पर करते हैं ना, तो उसको रियल GDP कहते हैं, और जब बात हम करेंट ईयर के आधार पर करते हैं, जैसे मान लो 2021-22 चल रहा, तो 21-22 को हम करंट ईयर मानेंगे, नॉमिनल ईयर मानेंगे। ठीक है, अब बेस ईयर नॉमिनल ईयर क्या होता है, सो अपन आगे वाले लेक्चर में तो देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा हिंट्स देता हूँ। होता क्या है, जैसे मान लो एक बेस ईयर हम रखते हैं, क्यों रखते हैं सो बताता हूँ। बेस ईयर क्या होता है, मान लो आप, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको देता हूँ। देखो मान लो ये साल है 1 2, एक मिनट पेन ले लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 साल की बात है। ठीक है, अब क्या है, नॉमिनल की बात है कि अगर नॉमिनल हम बात करें तो एक इस साल की बात, जब हम इस साल के रेट पे बात करते हैं तो यह नॉमिनल आता है, लेकिन हम 4 साल का एक बेस ले लेते हैं तो ये आता है बेस ईयर इसको कहते हैं। बेस ईयर क्या होता है सो बताता हूँ। सो मान लो इस साल, मान लो 1 2 3 4 जो है ना एरिया, इसको देखो, मान लो इस साल प्याज का कीमत 10 रुपये रहा है, इस साल प्याज का कीमत 7 रुपये रहा है, इस साल 12 रुपये रहा है, इस साल 15 रुपये रहा है।
तो हम बेस मंथ क्यों, अब इसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती है, रेट बढ़ने और घटने का बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो प्रोडक्शन की कमी हो सकती है, या तो प्रोडक्शन नहीं हुई हो, या बाढ़ वगैरह ने बर्बाद कर दिया हो, ठीक है, या बहुत सारे रीज़न उसके हो सकते हैं ना। तो रेट कम ज़्यादा होता रहता है। तो रेट कम ज़्यादा अगर हम नॉमिनल ईयर पे निकालते हैं ना, तो किसी साल हमारा जीडीपी तो बहुत ऊपर देखने को मिलता है, किसी साल बहुत कम देखने को मिलता है, रेट की बात आ जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बेस ईयर ले लेते हैं। इसमें से बेस ईयर कौन होगा, बेस ईयर होगा 7। तो हम देखेंगे कि इन 4 सालों में कि रेट क्या 7 से नीचे गई है क्या, तो नहीं। अगर रेट इसमें सबसे कम 7 है, यानी बेस ईयर में देखेंगे हम कि कोई भी उस ईयर को लेंगे कि उस ईयर से कम किसी ईयर में गई है क्या, तो नहीं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल के 4 ले रहा हूँ क्योंकि डिस्प्ले थोड़ा छोटा है, ठीक है। नहीं तो आप 10 साल या 5 साल का आप लेकर देख सकते हैं कि उस 10 साल में किसी भी चीज़ का प्राइस क्या सबसे कम अवस्था में कब रही है। जो सबसे कम रहेगी उसी को हम बेस ईयर मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारी उचित स्थिति की पता लग सके, ठीक है। तो आप देखिए बेस ईयर आप समझ गए, तो ये नॉमिनल जीडीपी के आधार पर, यानी करेंट ईयर के आधार पर, यानी मान लो अभी प्याज 20 रुपये है तो 20 रुपये के आधार पर ये मान लेंगे, ठीक है। तो अब देखो नॉमिनल जीडीपी के आधार पर टॉप 10 जीडीपी को अपन देखते हैं। टॉप 10 जीडीपी कौन है दुनिया की, सॉरी दुनिया की टॉप 10 जीडीपी देखते हैं। पर कैपिटल इनकम वाइज इनका इसका स्थान नीचे है। पर कैपिटल इनकम क्या होता है कि टोटल नेशनल इनकम बटा टोटल पॉपुलेशन इक्वल टू पर कैपिटल इनकम, राइट। तो अपन देखते हैं टॉप 10 जीडीपी क्या होता है। फर्स्ट यूएसए, सेकेंड चाइना, थर्ड जापान, फोर्थ जो है जर्मनी, 5 यूके। पहले क्या था 5 नंबर पे, कोरोना से पहले 5 नंबर पे इंडिया थी, लेकिन आफ्टर कोरोना इंडिया छठे नंबर पे पहुंच गई। इंडिया, फ्रांस, रसिया, ये तो हो गए। रसिया 11 नंबर पे आता है, ये 7 नंबर पे फ्रांस आता है, 6 नंबर पे इंडिया आता है, और आप 2 देख लेना। आपको बताता हूँ क्या है, देखो आपने देख लिया है कि ये टॉप 10 जीडीपी हैं। अब आपको इसमें से मैं कुछ का बताता हूँ क्या सीन है। देखो यूएसए का सबसे पहले अपन ये लेते हैं। देखो टोटल इस दुनिया का जीडीपी 91 या 92 मान लो, अप्रॉक्स 92 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स है, ट्रिलियन डॉलर आसपास, ठीक है। उसमें से अकेले यूएसए का लगभग 22 ट्रिलियन डॉलर है, ठीक है। चाइना का 16 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। इंडिया का 3.26 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है पर कैप, मतलब जीडीपी, ठीक है। अब देखो टॉप 10 जीडीपी हैं। टॉप 10 जीडीपी में छठे नंबर पे इंडिया है। इंडिया का जो मान लो टोटल जीडीपी देखा जाए तो लगभग आपको बता दूँ, कुछ रिपोर्ट्स तो बताते हैं 3.26, कुछ रिपोर्ट बताते हैं 2.9, ऐसे मान लो आप एक 3 या 3 to 10 के बीच में, यानी 3 लेकर या 3.10 ऐसे मान सकते हो आप, इतने हैं, ठीक है। ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। इंडिया का 3 ट्रिलियन डॉलर पूरा जीडीपी है। चाइना का 16 ट्रिलियन डॉलर है। बार बार हम कहते हैं इंडिया चाइना वार, चाइना को हम ये कहीं नहीं करते, तो भाई हमसे बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। आपको लगता है ना बहुत बड़ा है चाइना, आपको लगता है कि कम शक्तिशाली। आज के डेट में पावर और पैसा बहुत मैटर करता है। आप देखते हो कि पाकिस्तान, बार बार जब न्यूज़ में देखते हो, जब भी कुछ भी देश में ऐसा होता है तो बार बार राजनेता लोग क्या करते हैं, इलेक्शन के टाइम भारत पाकिस्तान वाला मैटर उठा लाते हैं। अबे भाई पाकिस्तान को मारना क्या, उस पहले से बर्बाद है। बर्बाद को क्या बर्बाद करना, वो तो पहले से बर्बाद है। अगर दम है तो चाइना को मारो ना। चाइना तो हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुस गए, अब देख रहे हो 25 किलोमीटर अंदर तक घुस गया था। हमने क्या किया, कुछ नहीं, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे अपनी बेवकूफ़ी होगी, चाइना से लड़ना हमारी बेवकूफ़ी होगी। क्यों, क्योंकि आप देखो उसकी औकात क्या है। दुनिया का सेकेंड बड़ा जीडीपी है, सेकेंड बड़ा जीडीपी। आप ये छोटी बात मत मानना, क्योंकि वो सब चीज़ पे ज़्यादा खर्च करता है। आपके यहाँ से आर्मी पे उसके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी उनकी सस्ती भी है, तो बहुत सारी चीज़ें। तो आप इसमें देखो कि चाइना की सेकेंड जीडीपी और इंडिया छठे नंबर पर आता है। इंडिया का पर कैपिटल इनकम जो है ना भाई, ये देखो दिखाता हूँ। इंडिया की जो पर कैपिटल इनकम है ना जी, ये है $2199, सॉरी $2199, ठीक है। और चाइना की जो है ना $11,819 है पर कैपिटल इनकम। समझ रहे हो कितना का डिफरेंस है, तो हमसे वो कितना बड़ा। तो पर कैपिटल इनकम आपको दिखाना चाह रहा था कि यूएसए का देखो आप $68,309, यानी चाइना का इतना है, जापान का इतना है, जर्मनी का इतना है, यूके का इतना है, इंडिया का $2199, सॉरी $2191 के आसपास नॉमिनल जीडीपी के हिसाब से है पर कैपिटल इनकम। अब बताओ आपके पास 10 रुपये हैं तो आप बहुत ऐश में रह रहे हो, किसी के पास 100 रुपये हैं तो वो आपसे ज़्यादा ऐश में होगा या नहीं होगा। कॉमन सेंस की बात है, ऑफकोर्स होगा ही होगा ना। तो यही बात है, पर कैपिटल इनकम इनका ज़्यादा है और इनका कम है, ठीक।
तो इनकी लाइफ स्टाइल और इनकी लाइफ स्टाइल में बहुत अंतर है। तो याद रखना, कभी भी जीडीपी बड़ा होना से पर कैपिटल इनकम, तो पर कैपिटल इनकम में रैंक देखोगे इनका क्या है, देखो दिखाता हूँ, देखो सीन क्या। यूएसए पर कैपिटल इनकम में यूएसए का रैंक जो है, ये मैं अपना नहीं बोल रहा हूँ, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का है जो आईएमएफ पब्लिश करती है। उनके अनुसार यूएसए का जो है पर कैपिटल इनकम $68,309 है। चाइना का $11,819 है। ठीक है, इंडिया का आप देख लो $2,191 है। और यूएसए दुनिया में पर कैपिटल इनकम में 5वें स्थान पे आता है, चाइना 61वें, पर इंडिया जानते हो कितने में आता है, 144वें स्थान पे आता है। इंडिया 144वें स्थान पे आता है पर कैपिटल इनकम में। क्यों? जबकि छठी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बाद भी हमारी पर कैपिटल इनकम कम क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लोगों में बढ़ जाएंगे ना पैसे। मान लो आपके पास एक बर्फ का गोला है और 10 लोग खाने वाले हैं, तो थोड़े थोड़े ही मिलेंगे ना सबको, ये वाली बात है। ठीक है, तो आप इसको देख लेना एक बार, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इन डाटा को। सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट इंडिया। अब देखो हुआ क्या कि जैसे कि कोरोना के बाद आईएमएफ वगैरह और बहुत सारे जो इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, उन्होंने अनुमान लगाया कि इंडिया का जो ग्रोथ रेट होने वाला है ना कोरोना के बाद, यानी जो अनलॉक की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी, जब अनलॉक हो गया था पूरी तरह से इंडिया, तो उसमें क्या है ना, उसके बाद जो हमारी जो इकोनॉमी है ना, वह दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होगी, यानी ग्रोथ रेट हमारा सबसे ज़्यादा होगा। यानी अप्रॉक्स मान लो, यानी अमेरिका जैसी कंट्री की ग्रोथ रेट 4%, 3%, 5% रहने वाला, जो हमारा 12%, आईएमएफ कहता है कि हमारा 12% ग्रोथ रेट रहने वाला है। ठीक है, 2022 में। अब देखो पर कैपिटल इनकम में भारत की रैंकिंग 2191 के साथ 144 रैंक पे है। यानी हम पर कैपिटल इनकम में, हमारी जो पर कैपिटल इनकम है देश की, यानी देश के लोगों की पर कैपिटल इनकम जो है वह इतनी है, इतनी ज़्यादा है कि हम 144वें स्थान पे आते हैं। याद रखना, पहले दूसरे तो छोड़ दो यार, 144 नंबर पे आते हैं। ठीक है, चाइना का भी देख लो, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन 61वें नंबर पे आता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो भैया पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। ठीक है, ये देखो, इतना डाटा देखने के बाद यही लगता है कि यार पॉपुलेशन को कंट्रोल करो, पॉपुलेशन को कंट्रोल। देखो अब जिन्होंने नहीं किया उन पर तबला नहीं फोड़ना है। ठीक है, अपन कर सकते, यह सूझबूझ की बात है, इस बात को और मत लेना। देखो 2 बच्चे बहुत होते हैं, ठीक है, 3, 4, 5, अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्स है ना यार, तो आप उस रिसोर्स को क्या करो ना, उन लोगों में कर दो। अरे बहुत ज़्यादा है तो ऑलरेडी इंडिया में इतने सारे ऑर्फेंस हैं, वहाँ पे जाओ, किसी को एक नई ज़िंदगी दो। और किसी को नई मतलब इस दुनिया में लाना, उससे कहीं बेहतर होगा कि जो दुनिया में आया हुआ है ना, उसको एक नई ज़िंदगी दे देना यार, बहुत बड़ी बात है। खैर अपने से जो होगा अपन करेंगे। ठीक है, तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करो। उसके बाद देखो हम फिर से पर कैपिटल इनकम पे आते हैं, और आप देखो कि अधिक राष्ट्रीय आय ये नहीं बता पाएगा कि उस देश के लोगों की जीवन स्तर भी उतनी ऊंची है। जैसे अपन ने इंडिया का एग्जांपल लिया कि यहाँ के पर कैपिटल इनकम हमारी कितनी कम है, हम 144वें स्थान पे आते हैं, जबकि हम छठी बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। तो किसी भी देश का जो पर कैपिटल इनकम होता है ना, वह ये नहीं बता पाएगा, यानी राष्ट्रीय आय जो है ना, यह नहीं बता पाएगा कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल इसमें नहीं है लेकिन मैं आपको देता हूँ। एग्जांपल क्या है सो बताता हूँ। देखो यूएनडीपी, ठीक है, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स प्रकाशित करती है, मानव विकास रिपोर्ट। ठीक है, यानी वो प्रकाशित करती है। आप देखना उसमें इंडिया का स्थान कितना है पता है, 131वां। 2020 में 131 था, 21 का डाटा आया नहीं है, 19 में 129 था, 2 स्तर और घट गया। ठीक है, यानी मानव विकास रिपोर्ट, मानव का जो विकास रिपोर्ट है, ओ माय गॉड कुछ किया, खैर ठीक है, मानव का जो विकास रिपोर्ट है उसमें इंडिया का स्थान 131वां है। यानी मानव विकास के मामले में भारत 131वें स्थान पे आता है। टोटल 206, 207 कंट्री ही है यार, मान लो 131वां, तो हम सोच लो हम कितने अभी ऊपर हैं। और सब कहते हैं ना कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। यार देखो नेता लोग आते हैं, कहते हैं, सब कह के चले जाते हैं। आप एक बार रिपोर्ट उठाओ, इंडिया के लोग क्या बोलते हैं डजेंट मैटर, आप वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह का रिपोर्ट उठाओ, उसके बाद इंडिया की हालत देखो। देखो ये नहीं कहता कि सुधार नहीं हुई, सुधार बहुत ज़्यादा हुई है, लेकिन जिस हिसाब से होनी चाहिए तो उस हिसाब से अभी भी उम्मीदें जारी हैं, मेरी भी और आप सभी की। ठीक है, तो लेक्चर 1 घंटा 19 मिनट का हो गया और टाइम हो रहा है, आपको अभी मैं दिखा दूँ, 3:08 मॉर्निंग के हो रहे हैं। ठीक है, नाइट के। ठीक है, तो अपन अब लेक्चर बड़ा नहीं करते हुए आप लोग से अलविदा करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। ठीक है।
ख्याल रखिएगा आप लोग अपना।